अस्सलाम वालेकुम। और अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे सबको खुशामदीद कहता है। और जितने भी आज देखने वाले हैं, खासतौर पर चूंकि आज मेरे इंडियन दोस्त मौजूद हैं, तो सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। और मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबके नेक ख्वाहिशात के जितने भी लोग हैं, आप सब जो देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान या दुनिया भर में जी जो यहाँ देखेगा, मेनली इन भाई साहब की वजह से, मेरी नहीं। तो चंद्रेश भाई को जो है खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी के एक्स मीडिया ऑफिसर हैं। सनत जयसूर्या की इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसके साथ साथ जो क्रिकेट के, हम तो अभी छोटे, मैं तो अपने आप को ना तजर्बेकार सहाफी कहता हूँ, बहुत अभी इतना भी खैर यंग नहीं हूँ। अब तो मैं अराउंड 35 प्लस हो गया हूँ, लेकिन मैं सहाफी होने के नाते बहुत अपने आप को भी तालिब इल्म समझता हूँ। तो वो चंद्रेश भाई को पूरे दुनिया का क्रिकेट सर्कल जानते हैं। चंद्रेश भाई, थैंक यू सो मच। और मुंबई में आप हैं, क्या हो रहा है? आई होप कि सब ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने YouTube चैनल पे बुलाने के लिए। मैंने भी अभी रिसेंटली एक YouTube चैनल शुरू किया था, तो मुझे पता है कि इसका अलग ही एक्साइटमेंट है। वो एक ऑब्सेशन सा बन चुका है मेरे लिए भी अभी। और मैं दुआ करता हूँ कि आपके चैनल बढ़ते जाए और खूब बढ़ते जाए। और मैं मुंबई में बैठा हूँ, बारिश आती जाती है। तो कुछ दिन पहले एक साइक्लोन आने का अंदेशा था, वो छू के निकल गई। और आज से 8 तारीख से थोड़ा बहुत मामला खुल चुका है मुंबई में। तो मैं अपने अपार्टमेंट के नीचे देख रहा हूँ, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं कहीं पे। अब तक क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया, बट फुटबॉल जरूर खेल रहे हैं। और सब लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और वो डर अभी भी है, मास्क ना पहनने का, एक दूसरे को छूने का, वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला अभी भी है। और बस डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे किसी समझदार ने कहा है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल ठीक कहा है। और चंद्रेश भाई, मुझे लगता है कि वो जो बुंडेसलीगा या ला लीगा या जो चैंपियंस लीग के इतनी सारी कंपेन्स चल रही हैं, तो बच्चों पे तो असर होता है ना। फिर वो तो वही चीज पहले ड्राइव करेंगे जो वो देख रहे हैं। और क्रिकेट थोड़ा सा लेट हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली अभी वेस्ट इंडीज पहुंचेगा जब इंग्लैंड, जब वो सीरीज शुरू होगी, तो मुझे लगता है जी बल्ले और बॉल भी जरूर बच्चे लेके दौड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये दो गेम ही इंडिया पाकिस्तान में खेले जाते हैं। तो सबसे पहले तो चंद्रेश भाई स्टार्ट करते हैं। बड़ी जबरदस्त हैपनिंग्स हुई आज। और अभी तो बुध की मीटिंग आ रही है आईसीसी की। आई थिंक जो लास्ट मीटिंग में हुआ, चंद्रेश भाई पहले इसको डिस्कस कर लें। आई थिंक ये बहुत ही कम हुआ है ना कि आईसीसी की प्रेस रिलीज में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी इतने मुश्किल दौर में से गुजर रही हो क्रिकेट, और हम मेनली क्रिकेट की जाए एक प्योर जो एक कॉर्पोरेट इदारा होता है आईसीसी है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, वो आपस की कुछ चीज उस पर आ जाए कि जी हम एक ब्रीच हो गई है, कॉन्फिडेंशियल रिजर्वेशंस हैं। आपके लिए सरप्राइजिंग था, आप वर्क कर चुके हैं आईसीसी के अंदर, कि जरूर जरूर इतनी अहम चीज थी चंद्रेश भाई वो, कि पेंडेमिक या वर्ल्ड T20 से ज्यादा उस प्रेस रिलीज पे वो एलिमेंट छाया हुआ था। यकीनी तौर पे आईसीसी का मीडिया डिपार्टमेंट वरना कभी इस तरह जिक्र ना करता उसका। बिल्कुल सही बात है अब्दुल। ऐसा है कि मैंने जब वो प्रेस रिलीज पढ़ा, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आईसीसी से कोई डॉक्यूमेंट या कोई ईमेल पहली बार लीक हुआ है। इसके पहले भी काफी बार लीक हो चुका है, बिल्कुल। ईमेल्स लीक हुए हैं। आपको अगर याद हो, बिग थ्री के जो मामला थे पूरा का पूरा 2014 खद्दा में। उठा के क्रिकेट इन्फो ने छाप दिया था पहले ही। हाँ हाँ, तो उस मामले को भी इन्वेस्टिगेट किया गया था, बट वो मामला जो है क्वाइटली इन्वेस्टिगेट हुआ था। ओके। अब उस मामले से तो बड़ा ये मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो कहीं ना कहीं कुछ और कोई मसला है जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं है। और ये सारा जो मामला है, कुछ हिंदुस्तानी अखबारों में ईमेल्स छपी थी, उसके रिलेटेड है। तो मुझे लगता है थोड़ा सरप्राइजिंग था। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब इस वक्त मामला पैंडेमिक का है। T20 वर्ल्ड कप पे आप क्या करने वाले हैं? आप सिर्फ उसको मुलतवी किए जा रहे हैं कि अगले डेट पे बताएंगे। अब जून आने वाला है। आप ये सोच लें कि आईसीसी के डिसीजन के ऊपर एसीसी का डिसीजन भी डिपेंड करता है। फिर बीसीसीआई का डिसीजन डिपेंड करता है। ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सीजन का डिसीजन डिपेंड करता है। काफी चीजें आईसीसी के डिसीजन से अफेक्ट होगा। अब आप एक ईमेल के इन्वेस्टिगेशन को बेसिस बना के मीटिंग पोस्टपोन कर दें, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला कुछ और ही है। और ये मेरे ख्याल से ये आईसीसी के चेयरमैनशिप का जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड है, ना कि ईमेल से रिलेटेड।
बिल्कुल ठीक कहा चंद्रेश भाई। और एक बात माजरत मेरी मैंने करनी थी, वो बीच में रह गई, लेकिन जो लोग चंद्रेश भाई को जानते हैं तो आपने इनका यूट्यूब चैनल भाई जरूर फॉलो करना है, क्योंकि मैं तो इनको या जो आई थिंक आकाश चोपड़ा साहब हैं, या मेरे दोस्त रौनक कपूर, जिन्होंने अब इंस्टाग्राम पे, मैं रौनक कहता हूँ आपने इंस्टाग्राम पे अजीब तबाही मचाई भी, जो लोग कभी इंटरनेट पे नजर नहीं आए वो पकड़ के रौनक भाई जो है वो इंस्टाग्राम पे ले आए। तो आप सबने जरूर इनका चैनल विजिट करना है, आपको बहुत अच्छी, एक्यूरेट और एक रियल क्रिकेट डिस्कशंस मिलेंगी, क्योंकि ये खुद जितने मेच्योर हैं, जितना इनके एक्सपीरियंस है, तो आपको मजा आएगा। तो चंद्रेश भाई वापस उसी तरफ आते हैं, मुद्दे की तरफ। ठीक कह रहे हैं, आज अभी जब हम रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले थे तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट डिले भी हुआ। एक तो एसीसी की मीटिंग का प्रेस रिलीज आ गया, जिसमें सब अच्छा की रिपोर्ट है कि जी एशिया कप T20 पे एम्फोसाइज हुआ है, होना चाहिए। दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटीज कुछ और ही कह रही हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट हुई, और ऑब्वियसली मैं ये एडमिट करूंगा, मैं ऐसा साथी नहीं हूं कि मैं फौरन कह दूं जी मुझे सब पता है। कुछ चीजें आपको डायरेक्टली पता नहीं चलती, कुछ चीजें अनडायरेक्टली रिलायबल सोर्सेस रिपोर्ट करते हैं, तो आप उन पर डिस्कस करते हो। तो ये रिपोर्ट मेरी अपनी नहीं है, मेरे पास अपनी इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, लेट मी टू वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो ये कहना चंदेश भाई कि एहसान मानी साहब से कांटेक्ट किया गया है फॉर द आईसीसी चेयरमैनशिप बाय फ्यू ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ आईसीसी, मेरी अपनी इतला जो मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं अभी भी उस पर थोड़ा सा स्टैंड ले सकता हूँ, वो ये था कि कॉलिन ग्रेव्स जो आईसीसी के ईसीबी के जो ऑब्वियसली चीफ हैं, वो बड़े आगे थे। फिर सौरव गंगुली साहब का जिक्र आया, उसमें ग्राहम स्मिथ ने भी अपना वोट डाला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नहीं बन गई चंद्रेश भाई, जब ये अब वेडनेसडे की मीटिंग आएगी, आईसीसी के चेयरमैनशिप अचानक से बहुत एक इंटरेस्टिंग मामला बन के उभरा है। वरना कभी कभी तो हमें लगता है ज़हीर अब्बास साहब का अपॉइंटमेंट हुआ था, या जैसे शशांक मनोहर साहब का, तो लगता था बस एक प्रेस रिलीज में लाइन होगी, इजीली सब हो चुका था। लेकिन ये कुछ खिचड़ी है इस बार। खिचड़ी तो है, क्योंकि आप देखिए दो तीन इश्यूज हैं। पहली बात तो आपने जैसे कहा कॉलिन ग्रेव्स, मेरे हिसाब से कॉलिन ग्रेव्स अब भी सबसे बड़े दावेदार हैं। आप एक बात मान के चलें कि ये कोविड के बाद काफी बोर्ड ऐसे होंगे जो इंडिया पे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि टीवी मनी जो है वो क्रिकेट ड्राइव करता है। बिल्कुल ठीक। और आप ये देखें कि 3-4 बोर्ड ऐसे हैं जो इस वक्त मार्केट में हैं, वो चाहते हैं कि टीवी राइट्स उनका खरीदा जाए। और टीवी चैनल्स के पास उस तरह का पैसा नहीं है जो कोविड के पहले था। पूरा मार्केट सिचुएशन चेंज हो जाएगा, और जैसे 90s में होता था सीरीज बाय सीरीज होता था, उस तरह से आप वापस देखेंगे कि सीरीज बाय सीरीज टीवी राइट्स बिकेंगे, कोई लॉन्ग टर्म राइट्स नहीं खरीदने वाला है। और इसमें इंडिया का किरदार एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जहाँ तक कॉलिन ग्रेव्स का सवाल है, मेरे हिसाब से अब भी वो सबसे बड़े दावेदार है, क्योंकि बीसीसीआई ने उनको सपोर्ट किया है। सौरव गांगुली का जहां तक है, मैंने आपसे शो से पहले कहा था गोल्डन रूल क्या है सौरव के बारे में, उनके नाम में ही उनका हाँ है। ये बात हमेशा याद रखिए। जब सौरव ने डिनाई किया तो आप समझ जाइए कि वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट से आगे आईसीसी चेयरमैन बनने वाले हैं। और ये जो मामला है, शशांक मनोहर ने एक मामला रेफर किया था एथिक्स कमिश्नर को, जो था क्रिकेट वेस्ट इंडीज को लोन देना बाय ईसीबी। कॉलिन ग्रेव्स ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज को लोन दिया था। एथिक्स कमिश्नर ने उसको स्टडी किया और ये पाया कि इसको ब्राइब के तौर पे नहीं देखा जाएगा, डेवलपमेंट फी के तौर पे जी जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और कहीं ना कहीं जो पहले आपने जो सवाल पूछा था कि वो ईमेल लीक और क्या हुआ था, वो ईमेल लीक भी, एक ईमेल जो लीक हुआ था वो रिलेटेड टू क्रिकेट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड था। जो इंक्वायरी का रिपोर्ट था वो लीक हुआ था। ठीक है। तो ये सारा कड़ी जुड़ा हुआ है। और जहां तक एहसान मनी की बात है, बनेगा चेयरमैन वही जिसको बीसीसीआई चाहता है। इस वक्त बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में वो ताल्लुकात नहीं है जो 90s में थे या अर्ली 2000s में। जगमोहन डालमिया और उसके ऑब्वियसली जो एक बड़ी जबरदस्त उस वक्त हमारी अंडरस्टैंडिंग होती थी बीसीसीआई पीसीबी की। और ये पहली बार नहीं है मगर कि आईसीसी के चेयरमैन के लिए इतना खिंचातानी हो रहा है। लेट 90s में अगर आपको याद हो, जगमोहन डालमिया और माल्कम ग्रे दोनों दावेदार थे। बिल्कुल। तो बाद में कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला ये हुआ था कि 3 साल जगमोहन डालमिया बनेंगे, फिर माल्कम ग्रे बनेंगे। उसी तरह अर्ली 2000s में
जॉन हावर्ड थे जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, जी 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 उनका बनने का बहुत बात चल रहा था कि वो बनेंगे हम्म, आईसीसी के सदर। जी जी बट वो बने नहीं बिकॉज बीसीसीआई नहीं चाहते थे कि वो बने। तो उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज फार्मूला हुआ, तो फिर एक एक बना उस तरह से कि पहले डेविड मॉर्गन बनेंगे, हम्म, फिर शरद पवार बनेंगे, और उसके बाद एलन आइजैक बनेंगे। तो ये पहले भी हो चुका है। उसके बाद ऑब्वियसली जब श्रीनिवासन बने या शशांक मनोहर बने, वो पॉलिटिकिंग नहीं हुई जितना आज हो रहा है, बट ये पहले भी हो चुका है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वेनेसडे को एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बन जाए कि हम्म, शायद ये कह दें कि 3 साल कॉलिन ग्रेव्स बने, या उसके बाद 3 साल सौरव गांगुली बने, या पहले सौरव गांगुली बन जाए 2 साल के लिए और उसके बाद 2 साल के लिए कॉलिन ग्रेव्स बने। आईसीसी में जो मैंने सीखा है, हम्म, जो आज है वो आज का ही सच है, वो हम्म, आगे जाके सच नहीं होने वाला है। हाँ, टेस्ट चैंपियनशिप की मैं एक मिसाल देता हूँ। टेस्ट चैंपियनशिप का लोगो 2011 में मैं जब आईसीसी में था तब बना था, उसको तब हम्म, शुरू होना था, वो 8 साल देरी से शुरू हुआ। तो वो एक एग्जाम्पल है कि आईसीसी के मामलों में कभी आप उसको फाइनल वर्ड ना मानिए, मामला कभी भी पलट सकता है। जबरदस्त। ये आप याद रखें, मैंने इंट्रो में क्या कहा था, दिस गाय चंद्रेश जिन्होंने आईसीसी में काम किया है, तो आप समझ लें ये बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन हैं। और ऑब्वियसली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द जर्नलिज्म, आप सीखते हैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन से। तो चंद्रेश से बात करने में हमें, यही चंद्रेश भाई से बात करने में मजा आता है कि ये उड़ी उड़ी बातें नहीं कर रहे, ये वहाँ वो सारी चीजें देख कर आए हैं। ऑब्वियसली मैं एसीसी के इजलास पे जरूर आऊंगा, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तानी बहुत खुश हैं क्योंकि उसकी मेजबानी हमारे पास है। गो के पाकिस्तान में वो नहीं होना बहुत ही अनलाइकली होगा कि पाकिस्तान चंद मैचेस खेल ले आईसीसी एसीसी क्रिश्चियन काउंसिल के, क्योंकि भारत बहरहाल इन हालात में तो पाकिस्तान सीरीज पाकिस्तान में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हमें। चंद्रेश भी लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड टी20। ऑनेस्टली जो सिचुएशन है इस वक्त, आप देखें ना, मेरी अपनी फैमिली के लोग कुछ हैं एमिरेट्स लाइन में, और हमने डिस्कस किया आजकल में 50% सैलरी अप्रैल मई जून तक की नहीं दे पाए, और उसके बाद फिर अगस्त सितंबर में भी 50% ही सैलरी मिल रही है। ये हाल है एमिरेट्स एयरलाइन का, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन और दुनिया का एक बड़ा ग्रुप है जनाब। ये सिचुएशन हो गई है। अगर अच्छी सिचुएशन होती तो वो फ्लाइटें ना उड़ रही होती, या वो पूरी दुनिया में ना जा रहे होते और लोग परेशान ना हो रहे होते। बिल्कुल हो रहे हैं, बहुत परेशान है 50%। चूंकि आप संदेश भाई दुबई में रहे हुए हैं, आपको पता है कि वहां एक दफा आपने अगर एक लाइफस्टाइल कमिट कर लिया है एक सर्टेन सैलरी पर, अगर आप उसका 50% उड़ा दोगे या आपको कंपनी नहीं देगी, तो आप नहीं कर सकते पूरा। इतने मुश्किल हालात हैं। इन हालात में जब वर्ल्ड टी20 के ऊपर अब दोबारा से बुध को लोग बैठेंगे, आपको लगता है चंद्रेश के कोई पॉसिबिलिटी, कोई वे आउट, कोई इंटरेस्टिंग सिनेरियो निकल आए? क्योंकि बड़ी हद तक तो मैंने जो अब तक रिसर्च की है, जो मैंने थोड़ा सुना है, वर्ल्ड टी20 का तो इम्कानात नहीं नजर आते। मेरे हिसाब से 200% इस साल T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास आप आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दुनिया भर के गवर्नमेंट्स को गारंटी दे कि हम हम्म। 15 टीम को बुलाएंगे वहां पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ये भी सोचें कि आपको हर टीम को 14 दिन क्वारंटाइन कराना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और हर टीम के साथ करीबन, आजकल तो मतलब पूरा बटालियन लेके घूमते हैं सब लोग, तो 15 प्लेयर प्लस 15 हम्म, सपोर्ट स्टाफ, कभी कभी तो 20 भी आ जाते हैं। तो 35 लोग एक टीम में, आपको उस तरह से 16 टीम एक कंट्री में लेके जाना है। और रोज प्रोटोकॉल, आप कितना बायो सिक्योरिटी देंगे? आप रोज टेम्परेचर चेक करेंगे। और अगर आपको कोई रिप्लेसमेंट भी चाहिए, सपोज मैच के दिन कोई की प्लेयर बीमार पड़ गया, वो ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट हुआ, तो आपको जब रिप्लेसमेंट लेके आना है, वो भी आएगा, तो वो भी 14 दिन उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 14 दिन नहीं, 7 दिन क्वारंटाइन और करना चंद्रेश पड़ेगा। भाई कतई कलामी इसमें ये ऐड कर दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसने वेस्ट इंडीज से पहले ऑन प्रिंसिपल एग्रीड किया था कि हम अपनी टीम ला रहे हैं, हमारा कैंप जून के शुरू में स्टार्ट होना था। आज हम जब बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते हुए, 8 जून हो गए, रिकॉर्डिंग करते बात कर रहा हूँ, तो ये अब तक कैंप स्टार्ट नहीं हुआ। और मेरे इतला के मुताबिक पीसीबी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, उनको समझ नहीं आ रहा आपके हमारे एनवायरनमेंट ऑस्ट्रेलिया या
इंग्लैंड की तरह भी नहीं है ना कि जो बोलेंगे वो अमल हो जाएगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारा वो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आएगा, जो हमारे यहाँ एक बेसिक गवर्नेंस का भी इशू है सब जगह पर एशिया में। हमारा कैंप स्टार्ट नहीं हो सका, कैंप लीव अबाउट के किसने जमा होना है। तो मुझे तो लगता है जब ये वेस्ट इंडीज, चंद्रेश भाई शायद आप और मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, मुझे तो लगता है कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज और पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज हो जाना ही बहुत बड़ा मार्का होगा, अगर ये दोनों सीरीज भी बहुत खैर खैरियत से हो गई तो। बिल्कुल, क्योंकि अब देखें कि उस सीरीज में भी उस दिन मैं स्टीव एल्वर्दी का इंटरव्यू देख रहा था स्काई स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। जी जी। स्टीव एल्वर्दी से माइकल एथर्टन ने एक बहुत वाजिब सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि सपोज स्लिप कॉर्डन है, फर्स्ट स्लिप पॉजिटिव टेस्ट होता है, तो फिर क्या करेंगे आप स्लिप कॉर्डन का और विकेट कीपर का? उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। एक बल्लेबाज ओवरनाइट 150 पे बैटिंग कर रहा है, अगले दिन आप टेस्ट कर रहे हो, वो पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि वहां पे वेदर भी ऐसा है, बदलते रहता है, आपको पता ही है इंग्लैंड में। बिल्कुल। वो पॉजिटिव टेस्ट हो गया, फिर क्या करोगे? आप कह सकते हो कि कोविड-19 सब्स्टिट्यूट वगैरह हम अलाउ करेंगे, बट कब तक? आपके 8 प्लेयर पॉजिटिव हो गए, आप कितना बायो सिक्योर करेंगे? कहीं ना कहीं तो आप हाथ तो मिलाएंगे। हाउ यू डिस्क्राइब दिस ईसीबी मूव कि वो वेस्ट इंडीज और डेस्परेट। पाकिस्तान को कन्विंस कर लें? एक जानिब मान लेते हैं ये उनकी एक कामयाबी है कि somehow they managed to convince। हमें भी पता है कि अगर किसी और मुल्क में लाइक इवन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश या इवन वेस्ट इंडीज में अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड को आना होता तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि ये आते, क्योंकि हमारा वो शायद कल्चर नहीं है या हम वो चीज एग्जीक्यूट या ड्राइव ना कर पाते। हाउ यू डिस्क्राइब दिस इंग्लैंड मूव? डेस्परेट मूव है। बहुत ज्यादा डेस्परेट मूव है, और मैं उससे ज्यादा सरप्राइज हूँ कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान मान गए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जी 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 चंद्रेश भाई, कोई बात, कंटिन्यू करें। वापस करते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान मान गए, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। क्योंकि आप देखें कि ये स्टैंडर्ड अगर वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान जिस तरह से माने हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं मानते। नेवर। उन्होंने इतना चेक्स लेके आना था, इतने गाइडलाइंस लेके आने थे, उनका रेकी टीम आता, वो चेक करते, वो पूरा समझने की कोशिश करते। जितनी मतलब मुझे पता नहीं कितना डिस्कशन हुआ है, जरूर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ होगा, बट जितने तेजी से माने हैं दोनों बोर्ड्स, ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मैटर था। आप ये भी देखें, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस पूरे सीरीज को, दोनों सीरीज को ऑर्गेनाइज करने में 10 मिलियन पाउंड खर्च करने वाला है, और ये बहुत बड़ा सम है। बट उनका रिटर्न क्या है? 120 मिलियन पाउंड, जो उनको उनके टीवी राइट से मिलने वाला है। जी हाँ। बट आप कितना भी कोशिश कर लें, किसी भी हालत में क्रिकेट मैच में कम से कम 100 लोग तो होंगे। बिल्कुल होंगे। 60 लोग तो आपके दोनों हमने टीम्स के ही चंद्रेश हो जाते पीएसएल हैं। कवर किया ना, जब आखिर में हाँ, चंद मैचेस पीएसएल के थे, तो तकरीबन कोई 30-40 तो हमारे साथी थे, और उसमें भी हम जब एक सेल्फी ले रहे थे ना नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, तो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा यार, मैंने अपने हाँ, दोस्तों को कहा, सारे मेरे ऑब्वियसली सारे, हम जब आपको पता है जर्नलिस्ट, एक मैच हो रहा है, पूरा स्टेडियम खाली है, मैच भी थोड़ा सा डामाडोल अभी मजे का नहीं हो रहा, तो वहाँ गपशप भी लगती है। मैंने कहा व्हाई वी आर टेकिंग सेल्फीज यार, क्यों? जब इतनी बड़ी ये एक्सरसाइज हो रही है और हमने खाली करके कर रहे हैं, इट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क फॉर आवर लाइफ एज वेल, फॉर पीपल जो इनको बिल्कुल। हमने घर छोड़ दिया है, हम क्यों करीब भी बैठे हैं। और मैंने उसी दिन बोला था चंद्रेश, मेरे चंद दोस्तों को ये बात याद है, माइट भी फिदान आसिफ को भी बात याद होगी, कि यार इवेंचुअली ये पीएसएल आगे जाके अचानक से खत्म होगा। वो मुझे समझ में आ गई थी। उसकी वजह क्या थी कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में चंद्रेश हमारा एक गवर्नेंस का प्रॉब्लम भी है, और कुछ क्रिकेट बोर्ड्स का भी, कि हम लोग फॉलोवर हैं, हम चीजों को फॉलो करते हैं बजाय इसके कि हम इनिशिएट करें। और मुझे लगता था कि जब तक सारी चीजें खत्म होंगी ना, और जब क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही होगी, तब पीसीबी सोचेगा यार हम क्यों खेल रहे हैं, अब हम भी बंद करते हैं। और इवेंचुअली ऐसे ही हुआ। मैं कदाफी स्टेडियम में मौजूद था, क्योंकि मैं पेशावर जलमी के साथ भी था अभी पीएसएल में। तो जब हमारी टीम पहुंचने वाली थी, मैं थोड़ा पहले आया, रमीज भाई की एंट्री हुई, और अचानक से मेरे पास एक टेक्स्ट आया कि पीएसएल पोस्टपोन्ड।
रमीज भाई को बताया, रमीज भाई नाउ वेल नोन ब्रॉडकास्टर, जिनको शायद सबसे पहले पता चलता अगर ये 20 मिनट पहले भी चंद्रेश चीज डिस्क्लोज हुई होती। रमीज भाई और जैनब अब्बास बिल्कुल तैयार श्यार होकर, ऑब्वियसली फीमेल वो स्पोर्ट्स एंकर हैं, आधा पौना घंटा तो उन्होंने भी लिया होगा ना, उनको भी नहीं पता था वरना वो तैयार ही ना होती। ये लोग जब पहुंचे गद्दाफी की मेन बिल्डिंग के अंदर, और मैं वहां खड़ा था, हमने हेलो किया और मैंने को शो किया कि यार ये तो पोस्टपोन्ड हो गया है, देवर्स लाइक दिस है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये इतना अचानक हुआ और क्यों हुआ। इवेंचुअली वो डिस्क्लोज हुआ कि एलेक हेल्स का मैसेज था, उससे पैनिक फैला। क्या ये पैनिक, चंदेश अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं टोटली आइडिया के अगेंस्ट हूँ, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारे जो मीडिया के हालात हैं या जो क्रिकेट बोर्ड्स के हालात हैं, हमें कहीं ना कहीं क्रिकेट भी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड सहाफी को भी खबर चाहिए, क्रिकेटर को क्रिकेट चाहिए, क्रिकेट बोर्ड्स को राइट्स चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन मैं फिर ये भी जरूर सोचता हूँ कि एक बहुत ही वैलिड किस्म का ह्यूमन और लाइफ रिस्क भी इन्वॉल्व है। अल्लाह ना करे अगर वो हो गया, जैसा आपने कहा कि अगर वो रात में बैटिंग कर रहा है सुबह आ गया, मैं तो इससे ज्यादा सोच रहा हूँ अगर किसी के ऑफिस में आज कोविड आ जाए अल्लाह ना करे, तो हम जिससे वो मिला था वो सबको टेस्ट कराना पड़ेगा, वो सब सस्पिशियस हो गए, वो सब एक दूसरे के लिए खतरा है अब, जिससे वो मिल रहे हैं। तो ये तो फिर पूरा का पूरा टीम ही ऑब्वियसली उसकी जरूरत में आएगी यार। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। और आप ये देखें कि आप उसूलन आप बॉल लेंगे तो आप कितना अपने आप को रोक पाएंगे सलाइवा लगाने से। हाँ, अब्बास आप कह रहे हैं ना, जिंदगी अब्बास कह रहे हैं मैंने भी ट्रेनिंग के दौरान मैंने 2 से 3 मरतबा अटेम्प्ट किया, ये शायद कर ही लिया होगा जैसा उन्होंने हिंट दिया है। नहीं रोक सकते आप, पूरी जिंदगी की आदत है। और उसके बाद विकेट गया तो आप कभी ना कभी तो एक दूसरे को ताली मारने वाले हैं। हाँ, हाई फाई तो होगा ही होगा। हाँ, आप आपको याद थोड़ी रहने वाला, और आप ग्लव्स पहन के थोड़ी जा रहे हैं फील्ड पे। विकेट कीपर सेफ है, बट बाकियों का क्या होगा। ये ये कहते हैं कि क्रिकेट कांटेक्ट स्पोर्ट नहीं है और फुटबॉल कांटेक्ट स्पोर्ट है, फिर भी हो रहा है। यार वो जो आप ये समझे कि एक क्रिकेट सीरीज में अलग डायनामिक्स होता है, क्रिकेट मैच में थोड़े अलग डायनामिक्स होते हैं। और ये बात अच्छा है कि ये सीरीज इंग्लैंड में हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। वरना अगर एक चूक हो जाती तो आसमान और जमीन एक कर देते लोग, बताने के लिए कि हम सिर्फ पैसे के पीछे पागल हैं क्रिकेट वाले। सही कह हम रहे सब हम सब अब ये कोई नहीं कह रहा यूरोप में कि सारे लोग पैसे के पीछे पागल हैं। बुंडेस लीगा हो रहा है, बाकी लीग्स हो रहा है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्रिकेट होता और कुछ हो जाता, सारे लोग ये कहते हैं, जैसे आईपीएल में होता है, आग लग गई, कहते हैं ये आईपीएल क्यों हो रहा है, वहाँ पे उस स्टेट में पानी नहीं आ रहा है, आप आईपीएल क्यों करवा रहे हैं, वहाँ पे भुखमरी है, यहाँ पे आईपीएल क्यों करवा रहे हैं। सही। आईपीएल और उसका कोई रिश्ता नहीं है, बट हाँ, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट बन गया है, उसको सारे चीजों के साथ रिलेट करते हैं सब लोग, और सबको लगता है कि उस सबसे कनेक्ट किया जाए। तो एक तरह से अच्छा है कि वो इंग्लैंड में हो रहा है, बट दैट शुडंट बी द बेंचमार्क। जल्दबाजी ना हो, क्योंकि आप यू विल एंड अप हैविंग एटलीस्ट वेरी वेरी लॉन्ग टूर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। 3 मैच के सीरीज खेलने जा रहे हो, आप 1.5 महीना जा रहे हो किसी के कंट्री में। 3 मैच मतलब 8 दिन, 8 दिन मतलब आपको 14 दिन दोनों तरफ क्वारंटाइन। इज इट वायबल? उतना पैसा है सबके पास? इवन चंद्रेश मुझे लगता है कि जो वेस्ट इंडीज की टीम जा रही है, रियली विश देम ऑल द लक, ऑल द हेल्थ, ऑल द सेफ्टीज। देखिए मुझे पता नहीं, ये है मेरे जहन में एक विंडो कहीं बल्ब ब्लिंक करता है कि अगर कोई इतना से मसला हो गया तो पाकिस्तान फिर जाने की पोजीशन में नहीं होगा। फिर हम जो मीडिया जो अभी थोड़ा सा क्रिकेट को सपोर्ट कर भी रहे हैं, या गवर्नमेंट, ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रिंस और प्रिंसेस होके गए, अभी पाकिस्तान भी आए थे, तो वो है एक गवर्नमेंट का, दोनों का बहुत अच्छा इस वक्त रिलेशनशिप है। बट अगर इतना सा भी कोई वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में कुछ मसला हुआ तो नहीं भेज पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट कि हम अब रिस्क लें। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज के 3 प्लेयर्स थे जो पुल आउट कर गए। जी हाँ, आप मेरे से लिख के ले लें, आपको भी पता होगा, पाकिस्तान से कोई प्लेयर मुंह खोल के ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं बोलेगा, जाना। नहीं बोलेगा, हमारे सवाल ही पैदा कल्चर नहीं में है होता। ही नहीं कि हाँ, इनसिक्योरिटी हमारे कल्चर में इतना भरा हुआ है कि हम हाँ। पहले कहेंगे बॉस अपना जगह पक्का कर लो। हमको ये डर बल्कि रहेगा, कुछ लोग लगा नहीं, मैं रहता बता है। रहा हूँ, जो 25 जा रहे हैं हमारे यहाँ, वो 12 या 15 या 17 नहीं जा रहे, 25
तो 25 के बच्चे खुश होंगे कि हम सब जा रहे हैं और हमें कहीं मैच मिल जाए। और ऑब्वियसली अब रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, मैं वही बात नहीं कर रहा, लेकिन उन 25 में से 15 तो चले फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन जो 8-10 की लॉटरी लग गई कि चले आप भी T20 के साथ और टेस्ट दोनों में शामिल हो जाएंगे, वो तो खुश हो रहे होंगे कि चलो यार हमें कहीं मौका मिल जाए और हम इसका फायदा उठा लें आने वाली सीरीज के लिए। ये क्यों होता है? क्योंकि जो बाकी मुल्क है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो सिक्योर है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर एसोसिएशन है। वो प्लेयर एसोसिएशन मुसलसल डायलॉग्स करते हैं बिल्कुल बोर्ड्स के ठीक साथ। है। हमारे मुल्कों में प्लेयर एसोसिएशन जो है वो है ही नहीं। हमारे तो है ही अभी ना सर, बीसीसीआई, हमारे पीसीबी इज पाकिस्तान क्रिकेट इज विदाउट प्लेयर एसोसिएशन, कभी बनने विच नहीं इज दी। सरप्राइजिंग, हाँ। विच इज वेरी बैड, बट दैट शोज द लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग्स द प्लेयर्स। जैसे हम्म, हिंदुस्तान में अभी बना है, क्योंकि लोधा कमीशन ने कहा था बनाने के लिए, हम्म, और उसमें आपको ऐसा हुआ कि रिटायर्ड प्लेयर्स ही हैं, करंट प्लेयर कोई नहीं है। हाँ। तो अब बीसीसीआई की तरफ से अलग अलग बयान अच्छा आ एक रहे हैं मिनट, मेरी कि इंफॉर्मेशन के लिए, कोई करंट इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ओह, वेरी सारे इंटरेस्टिंग। रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। और उसको एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। उनका वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, ओके, अशोक मल्होत्रा उसका सदर है। ओके। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीसीसीआई की तरफ से काफी बयान आए हैं कि हम ये कर लेंगे, वो खेल लेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, देख लेंगे। प्लेयर्स का कोई मौकफ नहीं आया। हम्म, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में ऐसा नहीं होगा। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन है यूके में, या एसीए है ऑस्ट्रेलिया में, या न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, साउथ अफ्रीका में, या वेस्ट इंडीज में है, ये सारे मुल्कों के जो प्लेयर एसोसिएशन है वो दे स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर्स। बिल्कुल। हमारे मुल्कों में ये होता है कि जो सुपरस्टार्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ओपिनियन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और अब आपके यहाँ पे बाबर आजम है और अजहर अली, हमारे यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा, यही 3-4 प्लेयर हैं और जो एक और चीज भी डिसाइड। है इंटरेस्टिंगली, कि जो हाँ, मैनेजमेंट में बंदा आ जाए तगड़ा, जैसे हमारे मिसबाहुल हक, आपके यहाँ ऑब्वियसली रवि शास्त्री, तो वो पुराना वाला बंदा भी जो बड़ी पोजीशन पे आता है तो वो पावर सेक्टर के साथ ही मिल जाता है और वो फिर ड्राइव करता है सबको, वो अपना बंदा है ना उनका। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ। और आप देखें तो इसी की वजह से आपको ये नहीं मिलेगा। आज तक हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, हम्म, उनके जहन में क्या क्या वो टूर करना चाहते हैं, उनके घर वाले क्या सोचते हैं। हम्म। और मुझे चंद्रेश, याद है 2001 में, जी जी प्लीज, जी जी 2001। 2001 में जब 9/11 हुआ था, जी हाँ। इंग्लैंड की सीरीज थी इंडिया में। ओके। डैरन गॉफ और मेरे ख्याल से एंडी कैडिक ने मना कर दिया था हिंदुस्तान में आने से, क्योंकि उनको लगा अफगानिस्तान भारत के पास है, हम्म, वो काबुल में हो रहा है, और वो बैंगलोर में खेलने से मना कर रहे थे हम्म। क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए वरीड थे। बिल्कुल ठीक। कोई इंडियन या पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा स्टैंड लेगा? कभी नहीं लेगा। और आपको लगता है चंद्रेश के अब जब भी इंडिया की कोई कमिंग सीरीज, जो आप मुझे गाइड कीजिएगा बायलैटरल, एक तो आईपीएल बहुत डिस्कस हो रहा है, उसमें मैं भी आऊंगा आपसे सवाल करूंगा कि भारत में इस वाले से अब तक क्या कंसेंसस है और क्या इतना आसान है कोविड में इस चीज को वो कर पाएंगे, ये मैं जरूर पूछूंगा आपसे, जो आप इसके मुतालिक आपकी जो भी जानकारी है। लेकिन आप ये मुझे बता सकते हैं जनरेश की जो इमीडिएट जो भी आने वाली सीरीज होगी वो अर्लीस्ट भारत कहाँ खेल रहा है, कोई पॉसिबिलिटी जो दूर दूर तक आपको दिखाई दे रही है, और डू यू थिंक कि उस वक्त तक हालात अगर थोड़ा सा भी रिस्क फैक्टर पे रहते हैं तो क्या स्टांस होगा बीसीसीआई या विराट कोहली का या रवि शास्त्री या प्लेयर्स का, क्या पॉसिबिलिटी होगी? देखिए, पहला जो सीरीज होना है वो होना है श्रीलंका में, जी जी। एक 3 मैच T20 सीरीज, और आई थिंक वनडेयर्स भी है। और उसके बाद जिम्बाब्वे अगस्त में कब है, जाना कब है है। ये चंद्रेश? ये श्रीलंका वाला जुलाई में था अच्छा अच्छा। शेड्यूल्ड। ओके। तो अब तक उस श्रीलंका वाले तो कह रहे हैं कि आ जाओ, बट अब तक हिंदुस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग ही शुरू नहीं किया है। तो हम्म, और जो गवर्नमेंट के एसओपीज आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जुलाई में आप स्पोर्टिंग ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। तो क्योंकि 3-4 महीने से क्रिकेट नहीं हुआ है और सारे लोग अपने घर पे ही रहे हैं, तो अब ट्रेनिंग एसओपीज क्या होंगे उसके बाद वो, तो मेरे ख्याल से श्रीलंका सीरीज तो नहीं होगा। जिम्बाब्वे वाला अगस्त में, वो भी थोड़ा एक स्ट्रेच है। उसके बाद कोई साउथ अफ्रीका में 3 मैच T20 का था, वो भी शायद डामाडोल है। एशिया कप मेरे ख्याल से नहीं होगा इस साल।
ये एशिया कप की प्रेस रिलीज जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाह रहा था यार, सब अच्छा की रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि एम्फोसाइज हुआ जनाब कि होना चाहिए, और पॉसिबल वेन्यूज के ऊपर डिस्कशन हुआ। ऑब्वियसली यूई इस वक्त एक आसान सी चीज है जिसको कोई भी रिपोर्ट कर दे जी। हम क्योंकि बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूई एक ऑब्वियसली जबरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है और एक अलग लाइफस्टाइल है, तो यूई ऑप्शन हो सकता है। हालांकि यूई में ये ऑप्शन है कि मैंने जैसे बताया कि सितंबर तक तो एमिरेट्स एयरलाइन ने कह दिया जनाब 50% सैलरी दे सकते हैं, उनका स्टाफ पूरा पूरा परेशान है। हर बंदा वहां पर इस वक्त अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है कि नौकरी भी बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि 50% कंपनी ने अपनी जेब से दिया है अब तक। तो ये तो वहां भी हालात हैं। डू यू थिंक कि जितना संदेश इजी वर्ड्स में लिख दिया गया कि वर्ल्ड एशिया कप T20 होना चाहिए, ऑप्शन एक्सप्लोर हो रहे हैं, सौरव गंगुली भी आज उस मीटिंग का हिस्सा थे, क्या हुआ होगा असल में और क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं? बहुत मुश्किल है, 6 टीमें भी कैसे जमा हो सकती हैं एक साथ? मैं जहाँ तक पढ़ पाया और समझ पाया, हिंदुस्तान में लखनऊ शहर में एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल देते हैं। राज कपूर ने अपने फिल्म में काफ़ी उसको कोट किया था। लखनऊ शहर में कहते हैं पहले आप, तो वो पहले आईसीसी को कह रहे हैं पहले आप बोलिए कि आपने कैंसिल हाँ, कर दिया, फिर हम कहेंगे हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि कमाल कर हम दिया खुद नहीं आपने। कहना, पहले आप, मुझे याद हम रहेगा ये भी। हम खुद नहीं बोलेंगे, अगेन क्योंकि एसीसी छोटी चीज है और दम नहीं है हमारे अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर, कि हमको खुद फैसला करें। हम क्योंकि वही आईसीसी लोग, आईसीसी अब जब बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, न्यूजीलैंड बोलेगा या और कोई बड़ा मुल्क बोलेगा, तो फिर हम बोलेंगे यार देखो चूंकि उसने कहा है वो नहीं खेल रहा, तो हम भी नहीं खेल रहे। नहीं बट वो इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि वही लोग आईसीसी में इन्वॉल्व है। क्योंकि हम्म। परसों मीटिंग है, मुझे समझ में नहीं आया कि आज क्यों मीटिंग किया उन्होंने। जब हाँ परसों डिसीजन होने वाला है हाँ। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर जाहिर सी बात है, अगर एक जगह पे 14-15 टीम नहीं आ सकते तो एक जगह पे 6 टीम भी नहीं आ सकते, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जहां पे ठीक भी है। हो। और सितंबर तो काफी पास है, मतलब 2 महीने की बात है। हाँ। सितंबर रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो कोई चांस ही नहीं है कि एशिया कप हो इस साल। बट क्योंकि वो नहीं दर्शाना चाहते दो लोगों को कि हमको पता है कि ये T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा, बट ऑफिशियली नहीं कहा गया है, तब तक हम मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम्म। अगर कोई और वक्त होता, अगर कोई और वक्त होता, अगर शायद जगमोहन डालने होते तो शायद कोई डिसीजन हो जाता। हम्म। बट मेरे ख्याल से या वो हमारे वेट कर हमारे रहे यहाँ हैं। जैसे आरिफ अब्बासी साहब जिस तरह के एग्जेक्टिव थे। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि परसों जब होपफुली आईसीसी डिसाइड कर दे और कह दे कि जनाब इस साल T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा, हम्म। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं एसीसी की मीटिंग होगी, या वो आपस में उनको पहले ही डिसाइड हो गया होगा कि इस हम्म। साल नहीं होना है, बट हम बिल्कुल। आज अनाउंस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल बी अ ब्रीच ऑफ द आईसीसी कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको पता है, सबको पता है, और जो ब्रॉडकास्टर है स्टार उसको भी पता है। क्योंकि आप ये जहन में रखें कि स्टार एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, हम्म। आईपीएल तीनों का ब्रॉडकास्टर है। बिल्कुल। तो क्या स्टार इतना पैसा इतने छोटे वक्त में निकल पाएगा मार्केट से? नहीं। तो जाहिर सी बात है, नहीं होना है, हम्म। दोनों टूर्नामेंट नहीं होना है। बट वो शायद वेट कर रहे हैं कि पहले आप बोलें फिर हम बोलेंगे, फिर आगे मामला बढ़ेगा। अच्छा, एक इवेंट जो ऑब्वियसली, अब आप मुझे इस बारे में बेहतर बताएंगे, मेरी इन्फॉर्मेशन सिवाय इसकी इतनी है कि मैं ये बोलूं कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई वांट्स टू स्टेज आईपीएल अगर वर्ल्ड T20 नहीं होता। संदेश भाई, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या ऐसे ही है कि भारत चाहेगा, या भारत में जो इस वक्त हालात हैं कोविड-19 में इस वक्त और आगे जो सिचुएशन बन सकती है, कि एक तो पहले क्या भारत वाकई चाहता है कि आईपीएल हो जाए और उस तरह हो जाएगा जैसे हमेशा आईपीएल होता है, एक बहुत ही बड़ा इवेंट, दुनिया का सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स, मुझे लगता है बीसीसीआई तो शायद जितना कमाता है या इंडियन क्रिकेट को फायदा होता है, पूरी दुनिया को फायदा होता है, हर बंदे की पॉकेट में अपना अपना पैसा जाता है। और यकीनी तौर पर सबका इंटरेस्ट भी है, ये मानना पड़ेगा कि कल को इससे बड़ी लीग आएगी किसी और मुल्क में हो रही होगी तो वो यही खिलाड़ी उसके लिए भी बात कर रहे होंगे, क्योंकि हर बंदे का अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है जो कि उसने सिक्योर करना है। आपको लगता है चंद्रेश के आईपीएल हो जाएगा या होना चाहिए या हो सकता है इन हालात में, जबकि वर्ल्ड T20 या एशिया कप T20, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ भी बहुत सारे हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि इन दी एंड रियल आईपीएल ब्रांड तो चंद्रेश भाई वही बनेगा ना
जिसमें बड़े प्लेयर्स आ जाएं सारे? क्या रियलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं? आईपीएल का जहाँ तक सवाल है, अब तक ऑफिशियली बीसीसीआई ने कुछ कहा नहीं है, बट सोर्सेस ही बात करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर T20 वर्ल्ड कप जो 200% नहीं होने वाला है इस साल, जी। तब तो आईपीएल जरूर होगा। ओके। अब मसला ये है कि आप आईपीएल कहाँ कराएंगे। हम्म। अगर आप हिंदुस्तान में कराते हैं तो क्या आप 2 शहर में कराएंगे या एक शहर में कराएंगे जहाँ पे 3-4 वेन्यू है। सबसे बेस्ट वेन्यू है आईपीएल के लिए मुंबई, ओके। बिकॉज मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम है, डीवाई पाटिल स्टेडियम है, रिलायंस का एक स्टेडियम है, और एक पुणे का ग्राउंड है जो बिल्कुल हाईवे पे ही है। तो ठीक है। इस तरह से आपके पास 4-5 वेन्यूज है। बट प्रॉब्लम यह है कि आज मुंबई जो है सबसे हाईएस्ट अफेक्टेड सिटी है पूरे भारत में। हम्म। तो और महाराष्ट्र जो स्टेट है वो चाइना से आगे निकल चुका है केसेस में। तो ओके। ऐसे में महाराष्ट्र में मैच कराना बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो शायद बैंगलोर में हो सकता है हम्म। और शायद किसी और शहर में हो सकता है। एक सजेशन ये है कि क्या आप 2 ग्रुप करके 2 अलग अलग शहर में खिलाएं और फिर हम्म। उनको एक तीसरे वेन्यू पे लेके आए। हम्म। वो एक सजेशन है। तीसरा एक सजेशन है कि इंडिया में कराते ही नहीं है, यूएई ने ऑफर किया है तो यूएई में जाके खेलते हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा, एक भी चूक हो गई, हाँ। एक भी गलती हो गई हिंदुस्तान में, एक भी प्लेयर को इफेक्ट हुआ, तो फिर उसका असर जो है पूरे आईपीएल पे पड़ेगा। लोग सो ट्रू। सवाल उठाना शुरू करेंगे। और यूएई में जाएंगे तो इट इज पॉसिबल टू सिक्योर द वेन्यू। हम्म। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वेन्यू को आप सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर क्राउड नहीं आने वाला हम्म। है, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर प्लेइंग इन बॉम्बे, दिल्ली, हाँ, एक ही दुबई, वो अबू तो धाबी, और एक क्रिकेट फील्ड है सबके लिए। कोलंबो। और मेरा नहीं ख्याल 8 शहरों में होने वाला है या 10 शहरों में होने वाला है। होगा तो हिंदुस्तान में होगा। आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर बाहर होगा तो मेरे ख्याल से शायद यूएई में होगा, हम्म। बिकॉज कनेक्टिविटी बेहतर होगा। हम्म। इसीलिए कल मेरे को किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पे, दीप दास गुप्ता ने एक बढ़िया सजेशन दिया था कि अगर एशिया कप हो जाए और अगर आईपीएल भी दुबई में हो, जो 14 दिन का क्वारंटाइन है, हिंदुस्तानी प्लेयर और श्रीलंकन और बांग्लादेशी प्लेयर के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही यूएई में मौजूद होंगे। हम्म। तो वो एक सजेशन था। बट अब तक स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि जब तक एसओपीज नहीं आते गवर्नमेंट के, तब तक वो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक सिर्फ स्पेकुलेशन होंगे। और आईपीएल होगा, बट किस शेप एंड साइज में होगा वो अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब इंडिया नंबर 5 हो चुका है। हम्म। तो इंडिया में कराना खतरे से खाली नहीं है इस वक्त। बट ये आज का सच है, आगे जाके क्या होता है किसी को पता नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि इस कोविड की जो सूरत हाल है, जैसे आज हमारे भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, तो पहले उनकी तो ख्यालात खान साहब के कुछ और थे। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं यार, ये सिचुएशन तो ख़राब हो गई है। वो खुद आज थोड़े से में एक सीरियस मूड में नज़र आए और ही वाज वांट पीपल के यार, आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्ट करें, क्योंकि ये चीज़ हमारे और आपके लिए बहुत खतरा बन सकती है। आखिर में चंद्रेश भाई, 2 सवाल। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम विराट कोहली को खेलता हुआ देखें तो ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तानी उनकी तारीफ करेंगे या उनके गेम को डिस्क्राइब करेंगे, एक इसी चीज का मजा है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट डिबेट में, कि हम एक दूसरे के प्लेयर्स के बारे में जब सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो मैं तो ऑब्वियसली ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली। लेकिन आपसे मैं जरूर सुनना चाहूंगा चंद्रेश भाई अबाउट बाबर आजम, कि जितना अभी तक उसने अपना नाम बनाया है, जो अपनी क्वालिटी दिखाई है, हाउ यू आप क्या फोर्स ही करते हैं बाबर आजम के बारे में? उनको कैप्टनसी भी मिल गई अगेन विराट कोहली की तरह। उनको भी, बाबर को तो बहुत जल्दी मिली क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ धोनी नहीं था कोई, तो उनको वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन कैसे देखते हैं चंद्रेश आप कि बाबर आजम की क्वालिटी एज अ प्लेयर, और डू यू थिंक कि हम उनके पास है वो मटेरियल कि वो आगे अपनी कैप्टनसी को, अगेन मेरी ओपिनियन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक न्यूट्रल और एक आपकी ओपिनियन जरा मुझे पता चले। मैं काफी दिनों से ये बात सोच रहा था कि बाबर आजम जो है इस वक्त, हम्म। आ, जो बिग फोर है, फैब फोर है, आज का फैब फोर, उसमें मैं बाबर आजम को मानता हूँ। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और बाबर आजम। लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट मैं इस बात पे फर्म हूँ कि बाबर आजम ने जो रूट को उस ग्रुप से डिस्प्लेस कर दिया।
क्योंकि जो रूट जो है वो इनकंसिस्टेंट रहे हैं फॉर्म में, और वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है। और ये बड़ा आसान है कहना, आई थिंक कि वो अब ऊपर नहीं जा रहे, या तो वो रुक गए हैं या थोड़ा सा नीचे ही आए हैं बाबर, वो या ये बाकी तीन ऊपर जा रहे हैं अभी भी। और कहीं ना कहीं जो रूट स्टैटिक हो गया। हाँ और एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हाँ, डिस्क्राइब किया आपने। और वो T20 टीम से भी बाहर हो गए थे, जो लास्ट T20 सीरीज हुआ था उनका, उससे भी बाहर हो गए थे। और ऐसे जो इम्कानात थे कि वो शायद अभी उनके T20 प्लान्स में नहीं है। जब आपके पास छक्का चौका मारने वाले इतने सारे प्लेयर्स हैं, उसमें आप एक सिंगल लेने वाले प्लेयर को T20 में क्यों खिलाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि जो रूट कहीं ना कहीं पीछे रह गए और बाबर आजम ने उनको डिस्प्लेस कर दिया। और बाबर आजम का जहां तक बात है, मेरे हिसाब से उनके करियर का सबसे डिफिकल्ट पीरियड अब शुरू होता है, क्योंकि अब वो कप्तान है 2 फॉर्मेट के। और अगर वो कप्तानी में परफॉर्म कर पाए और लोग ये कहना बंद कर दें कि आप विराट कोहली जैसा चेस कीजिए, आप स्टीव स्मिथ जैसा टीम को बचाइए, आप केन विलियमसन जैसा खेलिए, तब वो परफॉर्म कर पाएंगे। और ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ते जाएगा। एक गलत मूव और उन पे सवाल और बढ़ते जाएंगे। मोहम्मद आमिर या वहाब रियाज से एक गलत स्पेल हो गया, शाहिन शाह अफरीदी से एक गलत स्पेल हो गया, क्या वो हैंडल कर पाएंगे उस बात को, उस क्रिटिसिज्म को? चंद्रेश की क्या वो स्ट्रॉन्ग? एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हैं इसी चीज को, जो बाबर को आप कंपेयर कर रहे हैं चंद्रेश। मैंने तो आप उस पर शायद ज्यादा क्लोज थे जर्नलिज्म में, या जब तेंदुलकर कैप्टनसी कर रहे थे, या बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं पता आप उस पर कहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन आपको याद है कि अगर जब तेंदुलकर के ऊपर बुरा वक्त आया था बीइंग अ कैप्टन, तो कितना क्रिटिसिज्म तेंदुलकर ने भी फेस किया होगा। हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो हम हीरो भी बहुत जल्दी बनाते हैं, और अगर कामयाबी ना मिले तो थोड़ा सा हम बड़े जल्दी रूठ भी जाते हैं बीइंग अ फैन। तेंदुलकर ने क्या वक्त देखा था, हालांकि इतना बड़ा प्लेयर, आई थिंक जितना बड़ा रुतबा किसी एक मुल्क में किसी प्लेयर को मिला होगा, मुझे लगता है कि आज भी विराट कोहली या ब्रायन लारा या कोई भी और खिलाड़ी, मुझे लगता है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान में स्टारडम को जो इंजॉयमेंट की, जितना बड़ा उनका फैन क्लब था, और एक तेंदुलकर का पूरे इंडिया में, इससे बड़ी वेवलेंथ मैंने नहीं देखी। लेकिन जब कैप्टनसी में नहीं चले, तो चंद्रेश अपने ही लोग क्या सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त? 2 एग्जांपल है तेंदुलकर की कप्तानी की। 97 में शारजा में पहले बार डे नाइट टूर्नामेंट हुआ था। उस टूर्नामेंट मुझे याद है तेंदुलकर ने रॉबिन सिंह को प्रमोट किया था जी जी। एक मैच में, एक क्वाड्रेंगुलर था और उसमें रॉबिन सिंह जल्दी आउट हो गए थे। 1.5 महीने बाद कप्तानी बदल गई, अजरुद्दीन कप्तान थे। आपको याद होगा वो ढाका में वो कानितकर ने लास्ट ओवर में सक्लेन को चौका मारा था उस जी मैच जी में। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उस मैच में अजरुद्दीन ने रॉबिन सिंह को नंबर 3 पे प्रमोट किया। रॉबिन सिंह और सौरव गांगुली की पार्टनरशिप हुई और उस पार्टनरशिप की वजह से भारत 314 का टारगेट चेस कर पाया। 1.5 महीने में उसी इंसान ने 2 अलग अलग कारनामे किए। बट जब 1.5 महीने पहले उसको प्रमोट किया गया था ऑर्डर में, तो कितनी क्रिटिसिज्म हुई थी तेंदुलकर की। उसके अलावा पूरे साल में 96 97 जब पहला दौर था तेंदुलकर की कप्तानी का, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे लग रहा था कि सारा जो बैड लक है क्रिकेट में, वो सारा तेंदुलकर पे आ रहा है। साउथ अफ्रीका में भारत को टेस्ट मैच जीतने का मौका था पहली बार 96 97 में जोहानिसबर्ग में। 7 विकेट गिर गए थे, बारिश आ गई और जोहानिसबर्ग में ग्राउंड स्टाफ ने डिसाइड किया वो अपने स्पीड पे काम करेंगे। तो उन्होंने वक्त लिया और वक्त जाया होता गया और अंत में भारत के पास 2 विकेट रह गए थे लेने के लिए और मैच ड्रॉ। तो तेंदुलकर ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। फिर वेस्ट इंडीज में भारत को बारबाडोस में 120 चेस करना था। वो 26 साल बाद भारत का पहला सीरीज विन होता अगर वो जीतते वो टेस्ट मैच को। भारत 81 ऑल आउट हुआ। हाँ, अगेन तेंदुलकर की कप्तानी में। सारा बैड लक उसी के वक्त हो रहा था। फिर उसके 2 महीने बाद, उसके 1 महीने बाद सईद अनवर ने 194 मारे चेन्नई में, तेंदुलकर कप्तान था। उसके 1.5 महीने बाद श्रीलंका में टेस्ट मैच हुआ, श्रीलंका ने 952 फॉर 7 डिक्लेयर बनाया था। ये सारा कुछ 1 साल के गैप में, और सब नियर मिसेस, शारजा में हो कहीं पे भी हो, सारे नियर मिसेस तेंदुलकर की कप्तानी में हुए। तो अब लुबे उनका लबाब ये बैटिंग निकला रिकॉर्ड कि जितना बड़ा स्टार क्यों ना हो, टीम नहीं जीतेगी तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में खैर नहीं है फिर आपकी। बिल्कुल नहीं है। और सारा जो रिकॉर्ड बनना था, सारे जो इश्यूज बनने थे,
सईद अनवर का मतलब सना 194 जयसूर्या और ड्रिल, महानावा ने भी अच्छा खेलना था तो उसी को खेलना था, जो उसी बाद वक्त में खेलना था। खेले ही नहीं दोबारा। और जब रॉबिन सिंह को अच्छा खेलना था तो हाँ। उसको अजहर के कप्तानी में अच्छा खेलना था, तेंदुलकर की कप्तानी में वो आउट हो जाता। इसमें कोई रिश्ता नहीं है। बट आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें उस एक साल का, वो 2 बार कप्तान बने, उस एक साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, बढ़िया रिकॉर्ड है। कप्तानी का उनपे कोई असर नहीं हुआ, बट रिजल्ट नहीं आ रहे तो लोग सवाल तो पूछेंगे। और ऐसे नियर मिसेस हो रहे हैं। सेंट विंसेंट में मुझे याद है एक वनडे मैच था, भारत को 40 रन चाहिए थे 60 बॉल में, और ऐसे साइकिल स्टैंड जैसा सब एक के पीछे एक आउट हो गए, और वो वनडे सीरीज में इंडिया जीत सकता था, बट वो नहीं जीत पाए बिकॉज टीम ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। अब कप्तान है तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सारा कुछ तेंदुलकर पे ठीकरा फूटा उसका। तो इसका मतलब ये सब के लिए तैयार होना है बाबर आजम को। बिकॉज आप एक बात नोट कर लें, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये मैटर नहीं करता आप टेस्ट क्रिकेट में क्या कर रहे हैं। आप पूछ लें किसी को पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का कप्तान कौन है, लोग कहेंगे बाबर आजम। तो ये नहीं कहेगा अजहर अली कप्तान है, टेस्ट कैप्टन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो और ये नहीं कहेगा कि शान मसूद पाकिस्तान का ओपनर है। या राहुल द्रविड़ कितना बड़ा टेस्ट प्लेयर था, लेकिन वनडे वो प्लेयर। हमेशा याद रख इवन मुझे वो लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण, मैं आज भी कह रहा हूं, कल मैंने सवेरा पाशा के साथ प्रोग्राम में बोला कि वीवीएस लक्ष्मण ने और द्रविड़ ने जो इनिंग्स खेली हैं यार, वो बहुत ही अंडररेटेड रह गई। वो उन दोनों को वो मकाम ही नहीं मिला जो उन दोनों ने एक मिरेकल किस्म के नॉक्स खेले में। लेकिन हीरो कौन है? तेंदुलकर, गंगुली, युवराज सिंह और अब विराट कोहली, चूंकि ये लिमिटेड ओवर्स के सारे हीरोज हैं। और मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में राहुल द्रविड़ को कम आंका जाता है एज कैप्टन। क्यों? क्योंकि वो 2007 के वर्ल्ड कप से जल्दी आउट हो गए थे। कोई ये नहीं कहता कि वेस्ट इंडीज में 35 साल बाद हिंदुस्तान ने सीरीज जीता था 2006 में। इंग्लैंड में 26 साल 21 साल बाद हिंदुस्तान ने टेस्ट सीरीज जीता था 2007 में। किसी को याद नहीं है। तो ये प्रेशर जो है बाबर आजम पे बहुत बोलेगा, क्योंकि वो किस तरह से इस प्रेशर को हैंडल करते हैं, क्रिटिसिज्म का प्रेशर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होने वाला है। एक गलत मूव और प्रेशर उन पे आएगा। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है इस साल नहीं तो अगले साल, एशिया कप इस साल नहीं तो अगले साल। एक गलत मूव एक प्रेशर मैच में उनसे हो गया, फिर तो उनपे बहुत एक चीज क्रिटिसिज्म मैं होगा। आपको जरूर कहूंगा चंद्रेश भाई, जहां मैंने आपसे बहुत सारी ओपिनियन ली, एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, जो मैंने बाबर को ओवर द इयर्स प्लेयर बनते हुए देखा, अभी कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था, मुझे 1 घंटा उनसे इसी तरह आपकी तरह बात करने का मौका मिला, जिससे आप बड़ी चीजें आप बारीकी में सीख जाते हैं कि ये बंदे की नेचर क्या है। एक चीज मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, जो मैंने ओपनली पहले भी प्रिडिक्ट किया हुआ है, कि बाबर के अंदर वो जो एक ग्रेट प्लेयर के अंदर अपनी एक रिस्पेक्ट मनवाने वाला एलिमेंट नहीं होता, जो गंगुली में भी आ गया था, ग्रेग चैपल के आगे खड़े हो गए, या जो पाकिस्तान के 90s के क्रिकेटर्स में एक था, वो एक गुरूर कह लें या एक ईगो कह लें या अपनी प्राइड कह लें। मुझे लगता है बाबर आजम, अगर उनके साथ कोई बहुत बड़ी बैड लक ना हुई चंद्रेश, तो वो या तो दो चीजें होंगी, या तो वो इतने बड़े प्लेयर और इतने अच्छे कैप्टन बनने के बाद खुद ब खुद इमरान खान जैसा मकाम बना लेंगे कि बोर्ड भी उनकी बातें मानने शुरू हो जाएगा, मिसबाउल हक भी, या हमारे यहाँ कोच तो यूं चेंज होते हैं, जैसे भी अनिल कुंबले गए तो शास्त्री आ गए, या कितने मजे से हमने मिकी आर्थर को घर भेज दिया, हालांकि वो नंबर 1 T20 टीम में कोच थे, और हमारे यहाँ मिसबा की एंट्री हो गई। मजे मजे के हमारे यहाँ कोच तो यूं तब्दील होता है, कोई पता नहीं मिसबा के बाद कौन आए हो, बाबर उसके साथ भी चल रहे हो, क्योंकि प्लेयर रहता है, कोच तब्दील हो जाता है। मुझे लगता है कि बाबर के अंदर है वो एक स्टारडम वाली जो रेजिस्टेंस, ये लाएगा बाबर। मुझे लगता है कि जहां बाबर को लगेगा कि वो बड़ा प्लेयर है, उसकी नहीं चल रही, तो या तो सिस्टम बाबर को अडॉप्ट कर लेगा या बहुत बड़ा क्लैश होगा। तो मुझे एक है ये एक बाबर, जो कि बाबर की परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जो होगा ना, वो कभी भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो लड़ेगा। जैसे वो मैदान में लड़ता है तो वो बोर्ड से भी लड़ेगा, वो अपने कोच से भी लड़ेगा। अगेन ये नेगेटिव चीज नहीं है, मैं बाबर की कोई नेगेटिव चीज नहीं बता रहा, लेकिन चूंकि वो इनसिक्योर नहीं होगा कि मैं छोटा प्लेयर हूँ कि मुझे कोई एहसान कर रहा है मुझे खिलाकर। ये मेरी प्रिडिक्शन रहेगी बाबर पर, जो मैंने उनको एनालाइज किया है कि बाबर या तो बहुत ऊपर भी जाएंगे या कोई फड्डा वड्डा होगा आगे चल के, जैसे गंगुली को फेस करना पड़ा। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो अपना एक ऑरा बना के रखें, और उनको देख के लगता ही है कि उनमें एक ऑरा है।
और मैं चाहूंगा कि वो परफॉर्म करे, बिकॉज क्रिकेट को स्टार्स की जरूरत है इस सो वक्त। ट्रू। क्रिकेट में स्टार्स बहुत कम है। अगर आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट भी खेलना है, हमें राइवलरीज देखना है। अब राइवलरीज ही नहीं है। नहीं। अगर मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आगे जाके सपोज कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज हुआ, अगर दूसरे तरफ से कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ या हमारे तरफ से कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, तो लोग क्यों आएंगे मैच देखने के लिए? तो कॉन्टेस्ट और एक स्टार, मतलब एज एन एक स्टार पावर की जरूरत है। और इस वक्त एक सिंगल सुपरस्टार है पाकिस्तान में, जैसे हिंदुस्तान में एक सिंगल सुपरस्टार है विराट कोहली, ऐसे एक सिंगल सुपरस्टार है बाबर आजम। एक सुपरस्टार नहीं का रहना चंद्रेश भाई, बहुत थोड़ी सी जरूरी है। ज्यादती कर रहे हैं आप। देखें, हम तो ये कहेंगे कि भारत में एक स्टार नहीं है। मैं तो रोहित शर्मा को भी बहुत बड़ा स्टार मानूंगा, और यकीनी तौर पे बुमराह, क्योंकि ऐसा बॉलर कभी भारत में आया नहीं है। इवन सब कॉन्टिनेंट में मलिंगा के बाद कोई ऐसा बॉलर जो हर तरह की क्रिकेट में सुपरस्टार है। तो थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं आप। एक नहीं है आप, आपके पास 3-4 है कम नहीं से नहीं कम। नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा है कि जो विराट कोहली जो है, इज द ओनली वन अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। हाँ, ये जरूर है। तो उस तरह से सुपरस्टार कह रहा हूँ उनको। उसी ओके। तरह बाबर आजम तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं। हाँ, बिल्कुल है। तो उस तरह से कह रहा हूँ मैं। जसप्रीत बुमराह ऐसा भी हो सकता है कि वो एक वनडे सीरीज से ना खेले या T20 सीरीज ना खेले। कभी कभार तो उनको टेस्ट सीरीज खेले हुए हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से वो खेले हिंदुस्तान में टेस्ट सीरीज जसप्रीत बुमराह। 13 साल हो गया रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट बहुत कम ही खेले। तो उस तरह से देखा जाए तो विराट कोहली के स्टैट्स देखे टेस्ट क्रिकेट में, वो कहीं और ही पहुंच गए। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैं कह रहा था, तीनों फॉर्मेट के हिसाब से मैं कह रहा था कि वो सुपरस्टार है और वहां पे बाबर आजम। आखिर में विराट कोहली पे मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि ये नहीं कि आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को उसको उसके परफॉर्मेंस या उसकी हार्ड वर्क के लिहाज से कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बीइंग अ प्लेयर, विराट कोहली ने जो मकाम बना लिया है, एक ही कमी दिखाई देती है अब उनके कैरियर में, जो उनके पुराने कैप्टन के पास तो भरमार थी जनाब। मतलब धोनी ने तो सब कुछ ही हासिल कर लिया था। जब वो कैप्टनसी छोड़ के गए तो उनके पास कुछ था नहीं जो उन्होंने हासिल करना था। वो जो हासिल कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग, आईपीएल, वर्ल्ड T20, वो तो उसके बाद जो कुछ उन्होंने हासिल किया, आई थिंक वो इंडिया के लिए बोनस था। वरना वरना सब कुछ तो उन्होंने हासिल कर लिया। और इतना बड़ा कैप्टन शायद आपको दोबारा कब मिलेगा। और लकी कैप्टन भी थे वो, इसमें कोई शक नहीं है। ये बस सो लकी। कुछ लोग पैदा होते हैं कि उन्होंने जीतना है, और विराट कोहली इतनी मेहनत करने के बावजूद अभी भी जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हुआ, चंद्रेश कितना हर्ट हुआ होगा। मैं ये नहीं बोल रहा इंडियन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव नहीं, खुद विराट कोहली के एक ऐसा प्लेयर जो बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसने हर चीज अचीव की हुई है इंडिविजुअली, कितना वो डेस्परेट होंगे ना अभी, मुझे लगता है। और ये उनका हक भी है कि उनको मिले वो कैप्टनसी के अंदर वो एक टाइटल, जिसको वो रिटायरमेंट के बाद धोनी के साथ या किसी और बड़े कप्तान के साथ बैठ के कंपेयर कर रहे होंगे। अल्टीमेटली आप कैप्टन इसलिए नहीं बनते कि आप फाइनल्स हार जाएं। होगा विराट पर वो एक डेस्परेशन टाइम, यार मिले कोई जीत, मिले मुझे मुझे मिले ट्रॉफी, मिले मुझे। देखिए, विराट कोहली की कप्तानी की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से पिछले 7 साल में प्रॉब्लम ये हुआ है कि इंडिया का जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, वो विराट कोहली के स्टार पावर का शिकार हो गया। अच्छा। क्योंकि आप देखें 2013 से हमारा जो टॉप ऑर्डर है ऑलमोस्ट सेम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल। रोहित शर्मा, शिखर धवन और उसके बाद विराट कोहली। उसके बाद जो बल्लेबाज आते हैं वो बदलते रहे हैं। और प्रॉब्लम जो हुआ है भारत को, वो उसके बाद वाले बल्लेबाज से ही हुआ है। इवन न्यूजीलैंड के सारा सेमीफाइनल में हम सबको पता था कि अगर टॉप 3 उड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ जहां एक मैच में वो सिर्फ जरूरत पड़ी। और दोनों दोनों जो कप्तान है उनमें दोनों में डिफरेंस ये है कि MS धोनी ने डिसाइड किया 2008 से लेकर 2011 के बीच में कि मैं यंग लड़कों को खिलाऊंगा। मैं तेंदुलकर और सहवाग को तो कभी भी लेके आ सकता हूँ। तो ऐसे जो मीनिंगलेस वनडे सीरीज होते थे बायलैटरल, उसमें तेंदुलकर कभी रेस्ट कर रहे हैं, कभी सहवाग रेस्ट कर रहे वो हैं, स्पेशली कभी इंडिया श्रीलंका वाली सीरीज जो हर वक्त होती रहती थी। हाँ हाँ, कभी गंभीर रेस्ट कर रहे हैं। बट वो एक करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने एक फौज तैयार की
जहाँ पे उन्होंने काफी लोगों को मौका दिया। उनका ये कहना था कि 2011 वर्ल्ड कप के पहले मुझे इतने सारे खिलाड़ी चाहिए जिन्होंने कम से कम 30 से 40 वनडे खेले हो, ठीक है। तो आपको एक मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में चूज करने के लिए। ये नहीं वो नहीं वो, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे 2011 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नहीं थे हिंदुस्तान के स्क्वाड में, हम्म, उनको मौका नहीं मिला था बिल्कुल। 2011। बट वो आप कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं विराट कोहली के अप्रोच। हम्म, गलतियां दो तीन हुई हैं। पहली बात में मेरे हिसाब से गलती जो हुई थी 2014 T20 वर्ल्ड कप में जब भारत फाइनल में हारा, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को T20 की कप्तानी छोड़नी चाहिए थी, हम्म, ताकि 2 साल मिलता विराट कोहली को टीम को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। फिर दूसरी गलती ये हुई 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जब सेमीफाइनल में भारत आउट हुआ, तब महेंद्र सिंह धोनी को वनडे कप्तानी उसी दिन छोड़ देनी चाहिए थी, ताकि विराट कोहली को 4 साल मिलता एक वनडे टीम बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। हुआ ये कि 2016 के बाद 2017 में जाके महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ी, तो उसकी वजह से विराट कोहली को T20 टीम बनाने के लिए अब तो शायद एक और साल मिल जाए, बट वनडे टीम बनाने के लिए उनके पास पहले तो 6 महीना थे चैंपियंस ट्रॉफी, 6 महीना भी नहीं, 4 महीना थे चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, और उसके बाद 1.5 साल था। और वो अपना छाप छोड़ने के चक्कर में उन्होंने बहुत चॉप एंड चेंज किया, बहुत सारे लोगों को ट्राई किया। पूरा नंबर 4 तो ऐसा बन गया था जैसे कि कोहिनूर का हीरा ढूंढ रहा है। आप इतने सारे खिलाड़ियों को आपने ट्राई किया, 10-15 लोगों को उन्होंने ऑडिशन चल रहा है, नंबर 4 ये होगा, नंबर 4 वो होगा। मतलब मैं तो तंग आ चुका था उस मामला को लेके। हम्म, तो कहीं ना कहीं वो जो हमें वक्त गवाया है उसका हम्म, खामियाजा है। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपके स्टार पावर का जो असर है वो आपके टीम पे होता है, क्योंकि टीम जो है वो इर्द गिर्द है विराट कोहली के, वनडे टीम में या T20 टीम में। T20 में उतना नहीं, क्योंकि T20 में रोहित शर्मा है। हम्म, वनडे टीम में रोहित शर्मा के रहते हुए भी सारा जो ऑरा जो है वो सारा विराट के इर्द गिर्द है, तो बाकियों के ऊपर उतना ध्यान नहीं जाता है। तो उसी का हम्म, नतीजा था 2015 और 2019। कहीं ना कहीं अभी उनको एक प्लान बनाना है, उनको खुद को डिसाइड करना है कि उनको वाइड बॉल कप्तानी करना है या नहीं करना है। हम्म, करना है तो कौन से फॉर्मेट में करना है। अगर T20 नहीं करना उनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। वनडे पे कॉन्सेंट्रेट करो, 2023 जिताओ भारत को, हम्म। वरना मुश्किल होगा। और आपकी इस बात से मुझे लगता है कि फिर अगर पाकिस्तान ने, हमारे हमारे यहाँ सोच थी, अगर आपको याद हो, कि शायद मिकी आर्थर सरफराज को हम वर्ल्ड T20 तक, जो अब नहीं हो रहा ऑब्वियसली, शायद सरफराज को तो चांस मिल जाए। बट डू यू थिंक कि सही हुआ बाबर के लिहाज से? आखिर में ये अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अगेन बाबर को वर्ल्ड T20 का शायद अब तो मौका मिल जाएगा, अगर अब ऑब्वियसली क्रिकेट तो अब भी नहीं हो रही, तो मौका मिलेगा भी वो शुरू तो तब से होगा ना जब बाबर खेलेंगे या पाकिस्तान खेलेगा। आपके ख्याल में क्या ठीक हुआ सरफराज बीइंग अ वनडे, सॉरी T20 नंबर 1 कैप्टन फॉर अ ईयर, और उसके बाद अचानक से उनको घर भेज दिया गया? बाबर की टाइमिंग सही है? अगर जो आपका पॉइंट है कि जो विराट को टाइम कहीं मिला कहीं नहीं मिला, बाबर को सही मौके पे कप्तानी मिल गई आपके ख्याल में? देखिए सरफराज को जिस तरह से डील किया गया मुझे अच्छा नहीं लगा, हाँ, क्योंकि वो जाती हुई है इसके साथ। एक दिन वो आपका कप्तान है तीनों फॉर्मेट में, अगले दिन वो घर पे बैठा हुआ। हाँ, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये ऐसे हुआ था भारत में 89 में, जब हाँ, पाकिस्तान से भारत आई थी वापस भारतीय टीम, जी और जी। श्रीकांत कप्तान थे और टीम से ही बाहर हो गए। हम्म। और उसके बाद वो 1-1.5 साल के अंदर उनका करियर खत्म हो गया। इतने शरीफ कप्तान भी कम ही रहे हैं वैसे जो आसानी से बाहर हो गए, वरना हमारे यहाँ कैप्टन तो बहुत खतरनाक बन जाते हैं। तो तो ये ऐसा है कि वक्त मिल रहा है बाबर को, हम्म, बट जिस तरह से सरफराज को हैंडल किया गया था वो गलत है। जिस फॉर्मेट में आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, हम्म। उस फॉर्मेट में आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जिस फॉर्मेट में आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है उस फॉर्मेट में आप सॉल्व मत कीजिए। लेकिन ना, ये छेड़छाड़ करने हमारे का फायदा क्या और नुकसान क्या होता है? हम T20 में नंबर 1 से 4 पे गिरे ना, कोई तो वजह थी, सरफराज उस टीम को इतने अरसे से कैरी कर रहा था। इवन इंग्लैंड जो इनविंसिबल इंग्लैंड बनी हुई थी उस वक्त भी, पाकिस्तान बुरी तरह आ रहा था, वो 444 भी हमने खा लिए थे। वो इतनी बुरी पिटाई तो कभी पाकिस्तानी बॉलर्स को कभी पड़ी ही नहीं कि 444 भी हम खा के आ गए। लेकिन वहां भी हम T20 जीत के आए थे, वहां भी हमने परफॉर्मेंस किया था। तो मुझे लगता है आखिर में चंद्रेश भाई इसी बात पे एंड करते हैं कि मुझे लगता है कि
विराट कोहली को भी आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं अब अपनी लेगेसी के लिए कुछ चीजें प्लान करनी है, और बाबर को अगर आगे बढ़ना है तो बाबर को भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और विराट की कप्तानी की आप बात कर रहे हैं, पिछले 6 साल में जब से वो कप्तान रहे हैं सब फॉर्मेट में, अलग अलग वक्त में, देखा जाए तो एक उनका अचीवमेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना, जी हाँ। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हिंदुस्तान में हराना। हम्म। उसके अलावा उतनी सक्सेस नहीं रही है भारत की। अ, हम भारत के बाहर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में अभी हार के आए हैं, जी हाँ। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारे हैं। हाँ, साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज और T20 सीरीज जीते थे, बट आपको उस टीम को गौर से देखना होगा। वो टीम जो था वो बहुत ही थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ स्ट्रिंग टीम था, बिकॉज काफी प्लेयर इंजर्ड थे। तो ये उनको अगर अपना खुद का लेगेसी बनाना है तो उनको टीम में स्टेबिलिटी लेके आना बहुत जरूरी है, और प्लेयर्स को सिक्योर फील कराना जरूरी है। आप देखें, कभी कहीं ना कहीं वो थोड़े अजिंक्य रहाणे हो, चेतेश्वर पुजारा हो, दो बड़े बल्लेबाज है टेस्ट क्रिकेट के मामले के हिसाब से, दोनों बहुत खींचे खींचे से खेलते हैं, अंडर प्रेशर लगते हैं। आप वैसे देखें, जो भी इवन मैंने विराट कोहली दिनेश के नीचे कार्तिक को जब खेलते हुए देखा है, जितना उनके अंदर पोटेंशियल था वो नहीं निकला। शायद वो बड़े प्लेयर बन जाते इससे बड़े। नहीं, और प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे मुल्कों में हम फॉर्मेट के हिसाब से नहीं सोचते। अगर इंग्लैंड ने जॉनी बेस्टो को वनडे से बाहर किया तो वो T20 से बाहर नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अगर इंग्लैंड ने जो रूट को T20 से बाहर किया, वो वनडे से बाहर नहीं होते। इवन यार 2015 के वर्ल्ड कप में जो इतनी एम्बैरेसिंग डिफीट थी इंग्लैंड की, और वो बांग्लादेश से हारना, तो उनके लिए एक बहुत ही, आई थिंक उनका सबसे लोएस्ट पॉइंट है शायद क्रिकेट के अंदर इन 2-3 डेकेड्स। लेकिन उन्होंने कहीं भी ब्रॉड एंडरसन को या अपने जो एक मॉर्गन को भी इवन उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। चेंजेस जरूर किए, लेकिन उनकी टेस्ट टीम वही रही। वो नहीं था कि वो ब्रॉड या एंडरसन को उसकी वजह से घर भेजना पड़ जाता उनको, शायद जो हमारे यहाँ हो जाता हमारे शायद। मुल्कों हमारे मुल्कों में ये होता है कि जो हम्म। जो प्लेयर वाइड बॉल क्रिकेट में नहीं खेलता, वो फॉर्मर प्लेयर बन जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे फॉर्मर हैं। प्लेयर इस हिसाब से पब्लिक के परसेप्शन में। हाँ। आप हिंदुस्तान में पूछिए, कोई मुझे पूछता है अच्छा अभी इंडिया के प्लेयर के बारे में बताओ, तो मैं कहता हूँ रविचंद्रन अश्विन। यार वो तो रिटायर हो गया ना। मैंने कहा क्यों? वो दिखता नहीं है। जब हाँ। तक प्लेयर कलर्ड क्लोथिंग में नहीं दिखता तब तक वो खेल नहीं रहा है। बस कमर्शियल वैल्यू की देखे ना, ये है फिर। ये मैं खेल खेलता था जब मैं सहाफी था ऑफिस में बैठे बैठे, जब धोनी और कुंबले दोनों कप्तान थे। तो मैंने कहा अच्छा भारत का कप्तान कौन है, तो सब ऐसे पूछ रहे क्या सवाल पूछ रहे हो यार, धोनी। तो मैंने कहा कुंबले, वो तो रिटायर हो गया ना। तो मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ वनडे से रिटायर हुआ। लोगों के जहन में परसेप्शन है, और इसलिए हम कभी देखे, हिंदुस्तान को 28 साल लग गए वर्ल्ड कप जीतने में। क्यों? क्योंकि हम जब एक फॉर्मेट जीतते हैं, हम उस फॉर्मेट के सक्सेस के अंदर तीनों फॉर्मेट में रहते हैं। पाकिस्तान में भी वो है। 2092 और 2009 के बाद काफी वक्त लग गया आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्कों में हम एक फॉर्मेट में जीतते हैं तो सोचते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए भरपाई करता है। ऐसा नहीं है, आखिर हर में फॉर्मेट चंद्रेश अलग भाई, है। जब विराट कोहली 2011 में तो बड़े छुपे छुपे से थे, हालांकि उस वक्त भी उनके मुतालिक कहा जाता था कि वो एक बड़े प्लेयर बन जाएंगे, और वो बने भी। आगे जाके चंद्रेश भाई, कोई क्रिकेटर जो आपको नजर आता है कि वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में पहले हमारे कप्तान चेंज होता है, फिर टेस्ट, ये एक है अजीब फिनोमिना कि टेस्ट आखिरी नंबर पे आएगा। छोड़ो यार, छो, पहले वनडे T20 में अगर और नाकाम हो, सब कहेंगे टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट फॉर्म। हाँ, इसलिए उसको एंड में छेड़ते हैं। ये और इस पे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी जी। टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट फॉर्म। एक लिटरेरी फेस्टिवल था मुंबई में, तो हम्म। वहां पे सौरव गांगुली बोले जा रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट इज अल्टीमेट और ये वो सब। मैंने हाथ उठाया, 400 लोग थे कमरे में। सौरभ मुझे जानते थे, उन्होंने कहा नहीं उनको पूछने दो। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा आप कह रहे हो कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भारत जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया, मगर आपका जो सबसे बड़ा प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतना उनके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट रहा है। तो अगर वो इंपॉर्टेंट है तो फिर आप किस तरह से कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है? तो क्या ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है? तो वो थोड़े लड़खड़ा से गए, और मैंने वो मॉडरेटर ने मुझसे कहा बैठ जाए फिर बात आप करेंगे। बैठ जाएं, आपने सवाल पता नहीं कैसा कर लिए, बैठ जाए बैठ जाए। तो आपको क्या लगता है, ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए भाई, ऑब्वियसली हम भी बड़ा फॉलो करते हैं इंडिया की क्रिकेट हो, इवन श्रीलंका के वो जर्नलिस्ट आ जाए उनसे मजा आता है, तो क्या हमारा
अपने कॉन्टिनेंट का तो पता होना जनाब। तो कौन है पीछे जो विराट कोहली की जगह आने साले सालों में आपको लगता है लेगा, जो इतना बड़ा सुपरस्टार हो? रोहित तो चलेंगे साथ खेलते खेलते ही, उनको कैप्टनसी मिली नहीं मिली या जो भी है वो एक अलग चीज होगी। कोई नया बच्चा जो आपको लगता है कि अगले 3-4 सालों में हम उसको देखेंगे कि वो एक आएगा इस बाबर सॉरी विराट के पीछे, या विराट जैसा प्लेयर होगा वो, और अल्टीमेट वो कैप्टन भी बन सकता है? 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनका मुझे नाम ज़हन में आ रहा है। जी। पहला है ऋषभ पंत। ओके। आप में से लिखवा के ले लें कि ऋषभ पंत को जिस तरह से पब्लिक प्रेशर हो या टीम प्रेशर हो, उनको इनसिक्योर किया गया है। किसी को पता नहीं कि उनका जगह क्या है। हाँ। वो 3 साल से टीम में है, मगर वो तीनों फॉर्मेट में उनकी जगह पक्की नहीं है। वनडे T20 में केएल राहुल कर रहे हैं विकेट कीपिंग। टेस्ट क्रिकेट में कभी ऑड एंड इवन वाला फॉर्मूला है। ऑड डेज पे साहा करते हैं, इवन डेज पे पंत करते हैं। तो उनको खुला नहीं छोड़ा गया है। अगर उनको खुला छोड़ दें फिर ऋषभ पंत कहीं का कहीं लेके जाएंगे आपके क्रिकेट को। ओके। दूसरा प्लेयर जिसके बारे में अब तक ज्यादा नहीं देखा गया है वो है शुभमन गिल। ओके। मेरे हिसाब से शुभमन गिल ऐसे प्लेयर होंगे, उनमें वो गुड लुक्स है जो वो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में वो सुपरस्टार होने वाले हैं अगर वो अच्छा खेले तो। दूसरी बात है वो ठहराव है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो आगे जाके कप्तान भी बन सकते हैं। और तीसरी बात है वो एक टेम्परामेंट है बिल्कुल। और तीसरी बात है वो बैटिंग में बढ़िया है। ठीक है। और ये मैं ही नहीं, काफी देखने वाले कह चुके हैं शुभमन गिल के बारे में। तो शुभमन गिल दूसरे प्लेयर है। तीसरा प्लेयर है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जो है इस वक्त अगर वो कहते हैं ना उनका सर उनके कंधे पे हुआ, तो वो ऐसे प्लेयर है जो काफी करामत कर सकते हैं। बट उसके लिए ये जरूरत है कि वो अपना इंस्टाग्राम से थोड़ा दूर रहे, टिकटॉक से थोड़ा दूर रहे, वो अपने जहन के ऊपर काबू रखे और बल्लेबाजी करे, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। चलिए, आपने 3 सुपरस्टार बताए और ऑब्वियसली पृथ्वी शाह और बाकी जो जो बताए, इनमें से शाह के मुतालिक तो हम थोड़ा बहुत अभी से जानते भी हैं। हैदर अली को देखा आपने जो पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे थे और जिस अंदाज से हारिस रऊफ ने उन्हें बाउंसर किया, तो शेख मलिक ने कहा कि उन्हें मारना है, और उन्होंने अगली गेंद पे इतना घुमा के छे दिया। हारिस रऊफ जो बिग बैश में और खुद बड़ा कंपेटिटर है भाई, वो अभी उसमें भी है दम है, क्योंकि टेप बॉल का जो एक स्ट्रीट स्ट्राइट क्रिकेटर होता है ना, वो कुछ करे ना करे, वो फड्डा जरूर करेगा, वो आपकी आंखों में आंखें डालेगा। तो हैदर को कुछ थोड़ा बहुत देखने का मौका मिला, सुना उसके बारे में? मुझे लगता है हमारे यहाँ कि बाबर के होते हुए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम एज्यूम कर रहे हैं ना चंद्रेश भाई, वो यही है कि कहीं बाबर और हैदर साथ खेलने हैं, और दोनों की कवर ड्राइव अभी, और टॉप 6 आईसीसी ने जब कवर ड्राइव का एक ट्वीट किया तो वहाँ हैदर बाबर के साथ मौजूद थे। 1 पे बाबर थे, 3 पे हैदर थे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि अगर 1 साल में या 6-8 महीने में, अभी शायद इंग्लैंड भी हो जा रहे हैं, तो अगर वो दोनों कहीं साथ खेले तो आप लोग एंजॉय करेंगे, हम सब भी, मुझे लगता है। अगेन वही आप वाली बात के सिर्फ ग्लिम्स होना बड़ी बात नहीं है, ये हिट होना भी बड़ी बात नहीं, उस चीज को कैरी ऑन करना। आई रियली होप के बाबर की तरह हैदर उसको कैरी कर लें, उस चीज को। मैं हैदर को मैंने सुना है बट मैंने देखा नहीं है। बट मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और मेरे ख्याल से और एक फास्ट बॉलर है जो अभी ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। हाँ, मूसा जो है। जिन मूसा। और कोई है फास्ट बॉलर जो अभी आ रहा है बाहर जो तेज देखिए है? हमारे पास तो ये चूंकि यही 4 हैं बेसिकली ना, क्योंकि शाहीन तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में करके आ गए, हारिस ने बिग बैश में परफॉर्म किया, नसीम एकदम से स्टार बने, मूसा गए थे इनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में। अनफॉर्चुनेटली बस 2 में से कोई एक हीरो बनना था, तो वो हीरो भी नहीं बने, लेकिन है वो दम है उनकी बॉलिंग में भी कि वो निकल सकते हैं। स्पीडी है ना, क्योंकि जो स्किटी होता है, जो तेज करता है, जिसके पास पेस है, स्विंग है, उसको 1-2 मैच ही चाहिए, स्टारडम मिल जाता है। फास्ट बॉलर को तो ये एक एडवांटेज है पाकिस्तान में। हाँ। तो मैं इनसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिकेट का मजा ही फास्ट बॉलर से है। नो डाउट। स्पिनर आपको एंटाइज करता है बट स्पिनर को डेवलप होने में काफी बार वक्त लग जाता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। कभी कभी वो 30 साल तक पहुंचते तब जाके उनका एक ऑरा बनता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे शेन वॉर्न हो, मुरलीधरन को भी काफी वक्त लगा था, अनिल कुंबले को भी 2-3 साल लग गए थे जब तक वो एक इम्पैक्ट कर पाया। तो मेरे हिसाब से मैं उन 4-5 जो 3-4 जो फास्ट बॉलर्स है ना, उनसे इम्प्रेस हूँ। मैं ये बस दुआ करता हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ ना दे
और हाँ, इंजुरीज ना हो उनको, ताकि वो खेल सके। इंजरीज भी ना वरना हो, टेस्ट T20 से ज्यादा ऑफर ना हो। यहाँ पे पीसीबी को स्ट्रांग होना पड़ेगा हाँ, बिल्कुल। और उनको कहना पड़ेगा कि बॉस यहाँ पे अगर डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा हो या इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा हो, एक 15 दिन का गैप मिल जाए, आप कोई लीग खेलना ना चला जाए। और मेरे ख्याल से ना ये कोविड-19 के बाद ये सारे जो लीग्स है ना ये भी बंद हो जाएंगे। हाँ, शायद ब्लेसिंग ये इन सारा जो डिस्गाइज होगा। हाँ और आपने चंदेश क्योंकि भाई ये जो बात की ना, उसको मैं एक एक चीज जो आपने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आजकल के बच्चे क्या जाने कि वो स्टारडम वाली टीमें क्या होती हैं। हम बड़े लकी हैं, वैसे भी 90s के किड्स। चंद्रेश भाई, मुझे नहीं पता आपने 80s कितना देखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो खैर 90s वाले थोड़े से जो बच्चे बड़े हुए। मुझे 92 का वर्ल्ड कप हल्का सा याद है, हम जीते थे, लेकिन मुझे जो चीज याद है ना, जो फैसिनेट करती थी क्रिकेट के लिए, कि जब पाकिस्तान तो छोड़िए जनाब, पाकिस्तान इंडिया तो जब सीरीज हुई वो तो हम पागल ही हो जाते थे, दीवाने थे हम सारे, वो तो छोड़नी नहीं थी। मोहम्मद आसिफ ने जब वो 3 आउट किए, वो जो लक्ष्मण और तेंदुलकर और सहवाग वाले, तो मैं इत्तेफाक से नेशनल स्टेडियम में उसी एंगल में बैठा था, उसी एंड पर जहां से मोहम्मद आसिफ बॉल कर रहे थे। अब आप सोचेंगे मैंने वो कितना खूबसूरत मनाजिर जो आंखों से देख लिए, और बहुत छोटा सा था मैं भी, अभी देख रहा था कि यार ये गेंद कहाँ पड़ रही है और क्या हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ चंद्रेश भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो जो स्टार्डम चाहिए ना, हमें जो बड़े प्लेयर्स चाहिए। मुझे याद है कि ईद आई, छोटी ईद जो हमारी, इसको हम ईद उल फितर कहते हैं, मैं अपने खाला के घर गया तो वहां में ईदी मिल रही है, और मैं ईदी के पैसे जो उस जमाने में भी पाकिस्तानी अगर 500 1000 मिलते थे तो हमारे लिए इतने बड़े होते थे, बढ़िया भाई अब पूरा दिन गुजरेगा। और मैं पता क्या देख रहा था, किसी बंदे ने वहां मैच लगाया था, तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही थी, और उस जमाने में मैथ्यू हैडन और लैंगर तो पॉलक और डोनाल्ड को ऐसे पढ़ते थे, वो दोनों इतने बड़े बॉलर थे। लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर इन दोनों की, मैं आज तक समझता हूँ, चंद्रेश भाई आपकी भी ओपिनियन चाहिए, आप भी बड़े डाई हार्ट किस्म के क्रिकेट लवर हैं। आई थिंक मैथ्यू हैडन, डेमियन मार्टिन और जस्टिन लैंगर को भी, यार हमने कहा वो एक मकाम दिया जो उनको मिलना चाहिए थे। कितने बड़े प्लेयर थे और बड़े मौकों के प्लेयर थे, और मैं वो ईदी के पैसे छोड़ के ना उन दोनों की बैटिंग देख रहा था कि ये डोनाल्ड और पॉलक को कितने मजे से रेजिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड पॉलक हमेशा ही इनसे बुरा इनके सामने हुए, उनके ऊपर भी आए, लेकिन यार वो जो क्लास थी ना आखिरी, जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज हो रही होती थी, कि हम ईद वाले दिन पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट भी नहीं हो रही, और हम ईद वाले दिन भी वो टेस्ट मैचेस घर में बैठे हुए देख रहे हैं, और घर वाले बुरा भला कह रहे हैं कि भाई ईद है, हमें भी टाइम दे दो। अब वो क्रिकेट में दौर नहीं रहा यार। अब हमें बिल्कुल है। अब हमें वो, अब वो मन प्रोफेशन होने के बावजूद नहीं आता कि यार कभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज भी हो, आखिरी दफा भी जो बेन स्टोक्स ने इनिंग खेली थी और जो वो 359 चेज कराए, वो लगा यार कि क्रिकेट में एक बड़ा एक प्लेयर आया जिसने जबड़ों से गेंद को निकाला। वरना अब वो चीजें नहीं आ रही ना, अब वो पीछे हो गई हैं। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं इसलिए हुआ है बिकॉज टीमों के बीच का जो गैप है बढ़ गया है। हम्म। और इसकी वजह से आप सुपरस्टार्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और मुझे याद है मैं 2004 में पाकिस्तान आया था, तो मैंने रावलपिंडी के मैच के बाद, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रावलपिंडी, लाइट्स ऑलमोस्ट जा चुकी थी, हम्म। शोएब अख्तर मैच के बाद बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग किए जा रहे हैं, तेज पे तेज बॉलिंग किए जा रहे हैं। और रावलपिंडी में मुझे याद है कि मैं, आई थिंक प्रेस बॉक्स एक तरफ है जी और हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया दूसरे तरफ है, जहां तक हाँ, मुझे याद आ रहा है। अब चेंज तो हुआ है, अब नया मीडिया बॉक्स बना है वहां पर, काफी बड़ा है हाँ अब। हाँ, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया से प्रेस बॉक्स की तरफ जा रहा था और मैं अकेला था, और हम्म। मैं सडनली देख रहा हूँ कोई तेजी से बॉलिंग किए जा रहा है, और वो था शोएब अख्तर। तो मैं कह रहा हूँ शोएब आप क्या कर रहे हो, तेज बॉलिंग किया जा रहा है। ही वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ कि उन्होंने एक, कोई उनकी लेंथ या लाइन कुछ खराब हो गई थी। हम्म। मुझे डर लग रहा था उनको मेन पिच पे बॉलिंग करते हुए देखे मैच के बाद, वो तेज डाल रहे हैं, तेज डाल रहे हैं, तेज डाल रहे हैं, और वो एक डॉक्टर हुआ करते गुस्सा थे, निकाल रहे हैं किसी चीज का। गुस्सा निकाल रहे थे वो। और वो डॉक्टर एक थे, वो दाढ़ी वाले, मेरे को नाम नहीं आ रहा था, सोहेल सलीम या हाँ हाँ, इस डॉक्टर तरह से से कोई थे डॉक्टर थे। बिल्कुल। जी जी हाँ, जी जी। जो वो कीपिंग कर रहे थे, वो कहीं और खड़े हुए थे, मैं वो खड़े रह के देख रहा था। और मैं सडनली देख रहा हूँ कि इंजमाम अंदर से आए और उनको खींच के लेके जा रहे हैं, चल शेबी चल। ये सब जो मौके हैं वो आजकल, ऐसा कौन प्लेयर है जो आप देख के कहें कि ये इस प्लेयर पे वो बात है। सर मुझे याद है वसीम अकरम ने ऑटोबायोग्राफी, मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या उसकी कहानी भी, लेकिन अखबार वतन जो हमारा एक बड़ा मैगजीन था, मुनीर हुसैन साहब उन्होंने उसकी मुदीरशिप की, और क्या मैगजीन था जनाब। हमारा हम तो, हमारी जनरेशन और हमसे पहले जो जनरेशन जिसने,
खासतौर पर हमारी जो फीमेल कजन थी ना, मैं आपको बताऊं मजे की बात, तो वो इमरान खान की बहुत बड़ी फैंस थी सारी, या इस जमाने की लड़कियां भी, वो अखबार वतन की वजह से, क्योंकि अखबार वतन का पोस्टर हर घर में हर दीवार पे इमरान खान की पोस्टर अखबार वतन की ऐसा लगा होता था। टीवी तो एक पीटीवी था, अभी तो वो बूम ही नहीं आया था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान हो या जो एक, वो जो वसीम अकरम की बात कर रहा था, वसीम अकरम ने अखबार वतन में लिखा कि उनको असंता डीमेन या पत्नी कौन से एक श्रीलंकन टेलेंडर थे, उन्होंने जनाब उनको ना लगा दिए 2-3 ना आखिर में। तो बोलता है मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा इमरान खान था, इमरान भाई को जाके बोला यार कि ये क्या बात हुई, मैं एक आपके हाथों से निकला हुआ बॉलर, टैलेंटेड बॉलर, मेरी एक इज्जत है यार, लेकिन उसने तो, टेलेंडर ने तो मुझे बिल्कुल किसी काबिल नहीं समझा, तो मैं क्या करूं। तो इमरान ने उनको बताया कि भाई बेस पकड़ लो इस विकेट की, एक 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 लगा दी विकेट, इसकी बेस में ना हिट करो यॉर्कर। और वो वसीम भाई ने अपनी उस किस्से में लिखा कि मैंने अगले दिन कदाफी में सिर्फ 1 घंटा ये प्रैक्टिस की कि मैं उसकी बेस को हिट करूं, जब तक मैंने वो सीख नहीं लिया ना कि अगली दफा जब मुझे कोई मारेगा और मैंने, मेरे पास क्या उसका एक तदारुक होना चाहिए, तो ये है, इसीलिए वो वसीम अकरम थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब किस्से 92 वर्ल्ड कप जैसा हो, हम्म। और उसके बाद 80s में या 90s में जो स्टार्स होते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच के पहले डर लगता था क्या होने वाला है। एग्जैक्टली, दिल की धड़कन वो तेज डर। होती थी। मुझे आज तक याद है कि 96 का जब टॉस हो रहा था ना, तो जितना शोर आपके वहां स्टेडियम में था ना, जब हमने टीवी ऑन किया उससे ज्यादा शोर हमारे कमरों में, क्योंकि बहुत ही शोर था, इतना वो बड़ा मैच था। और उसकी एक एक बॉल, और वो जडेजा के ने जब वकार भाई की पिटाई लगाई और जब वो ऑब्वियसली सईद अनवर और आमिर ने जब मारना शुरू किया, तो वो हमारे अंदर फीलिंग आती थी वो सारी कि यार ये हम खुश भी हो रहे हैं, और जहाँ चोट लगती थी वो हमें भी लगती थी। वो इतनी बड़ी क्रिकेट थी अब वो। वो अब वो बात नहीं रहा। हम्म। तो इसलिए क्रिकेट को स्टार्स की बहुत जरूरत है। लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा रोमांटिक बन गया हूँ, बट रोमांटिक की बात नहीं है, ये सच बात है। और और मुझे लगता है आपको चंद्रेश भाई, आखिर में एक बनी की रिकॉर्डिंग किसी को भी एंड ना हो जाए, आखिर में इस पॉइंट को मैं जरूर आपसे एक बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन, क्योंकि हम लोग क्रिकेट लवर हैं, हमारा क्या ताल्लुक यार पॉलिटिशियन वगैरह क्या सोचते हैं या हुकूमतें क्या सोचती हैं, क्रिकेट होनी चाहिए। जो कि इंडिया पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट हुई, इवन मोहम्मद आमिर को अब भी बहुत सारे लोग माफ करने को तैयार नहीं भी थे, लेकिन आमिर का वो जो स्पेल था चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जो थोड़े बहुत भी आमिर के लिए हेट थी ना किसी के दिल में यार, कि ये तो अभी उस वक्त से निकला ही था और इसको फॉरेन टीम में ले लिया, क्यों ले लिया, होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो सारे गुनाह आमिर के माफ हो गए जब उसने इंडिया के खिलाफ एक ऐसा स्पेल कर दिया जिसमें आउट भी किसको किया जनाब, कोहली को जनाब, रोहित को, और फिर साथ धवन को। तो संदेश भाई, इंडिया पाकिस्तान की जब तक नहीं होगी, तो हम तो इस दौर में जब पहली स्टार नहीं है, नहीं मजा आएगा। और मुश्किल है हाँ, है भी इंडिया नहीं, पाकिस्तान के, पॉसिबल ही नजर नहीं आ रही। मुश्किल है। और मैं रीजंस में नहीं जानना चाहता, क्योंकि हाँ। हमारे काफी जो ट्रोल्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि हम कुछ कहें हाँ, और हाँ भी कुछ कहें तो पे आप और जंप मेरी करें। खैर नहीं है। हाँ। तो आ, तो ये मुश्किल है। हम्म। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट का एक ही कहूंगा कि इट इज वर्ल्ड क्रिकेट मिसफॉर्च्यून कि वसीम अकरम एंड वकार यूनिस डिड नॉट बॉल टू तेंदुलकर एट हिज प्राइम इन टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। 10 साल लग गया उनको टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे के सामने खेलते हुए। तो ये ट्रेजेडी रहेगा हमारे क्रिकेट का कि हम उस लेवल पे नहीं जा पाए, क्योंकि हम आपस में नहीं खेल रहे हैं और हम आपस के प्लेयर्स को नहीं जान रहे। हिंदुस्तान में आज भी पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं वो हैं शोएब अख्तर, शाहिद बिल्कुल। अफरीदी, वसीम अकरम। हम्म। और कहीं ना कहीं वो स्टैटिक हो गया उसके बाद, हम्म। और उसके बाद आगे मामलात नहीं बढ़े। तो मुश्किल है। और कह नहीं सकते कब होगा क्रिकेट, बट वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। हाँ, यू नेवर नो। आपको याद होगा धक्का शरफ साहब के दौर में वो जो इरफान ने और जुनेद ने आके विराट कोहली और सहवाग वगैरह को आउट किया था, तो वो सीरीज अचानक कहाँ से हो गई, पता ही नहीं चला कब वो 3 मैचेस डिसाइड हो गए और खेल भी गए, और बाद में उसके बाद हुई भी नहीं खैर दोबारा सीरीज, अचानक से हो गई थी वो। 2004 की जो सीरीज थी, हाँ। मैं उस सीरीज में जाने वाला था, वो मेरा पहला बड़ा दौरा था। हम्म। और मुझसे कहा गया था कि आप चुप रहिए, आप किसी से मत कहिए। हम्म। मुझे अखबार भेज रही थी, मैं तब इंडियन एक्सप्रेस में था। तो मुझे याद है घर पे सब खुश थे
और मैं भी खुश, और मैं सपने देख रहा हूँ कि मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, लाहौर में उतर रहा हूँ, लाहौर में मैं पढ़ने लगा, गद्दाफी स्टेडियम में ये है वो है। सुबह फोन आता था, सीरीज ऑफ। हाँ। दोपहर को फोन आता था, सीरीज ऑन। रात को फोन आता था, सीरीज ऑन ऑफ। हम्म, तो वो सीरीज भी जैसे तैसे हुई थी। हाँ। तो इंडिया पाकिस्तान सीरीज जब होता है, तब आप कुछ भी प्लानिंग कर ले, एफटीपी हो ना कुछ हो, पता नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। होनी होगी तो निकाल लेंगे हम लोग कहीं से भी। दोनों गवर्नमेंट चाहते हैं तो हाँ, सीरीज होगी। बिल्कुल होगी, और यूं होगी, यूं पता नहीं चलेगा, एक महीने के नोटिस पे हो जाएगी, बल्कि 15 दिन। और कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि ये सीरीज होने वाला था और मुझे पता था पहले से। हमारे हाँ, काफी सहाफी दोस्त करते हैं ऐसा, आपको पता हाँ, है। नहीं, हाँ। मुझे तो पहले से पता था। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट मौका मिला था 2016 के वर्ल्ड T20 में, तो हमारे 3 दोस्तों के वीजे लग गए। अच्छा, हमें सच्ची बात है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वीजे हमने अप्लाई बहुत लेट किए थे, मिल जाएंगे। अच्छा, जब मिले ना, हमने कहा यार दिस इज द टाइम टू गो, इंडिया में वर्ल्ड T20 भी कवर कर लें, चंडीगढ़ मोहाली। अच्छा, सस्ता भी पड़ गया, क्योंकि कराची से लाहौर पहुंचे सुबह की ट्रेन पकड़ के, शाम में सुबह वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, 3 घंटे में मोहाली पहुंच गए, चंडीगढ़ मोहाली। लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आया, वो पंजाब जो लाहौर से निकल के हम जब उस पंजाब में गए और सारा क्रिकेट कवर किया, तो एक अलग ही मजा आया। लेकिन चलें, उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले जो जर्नलिस्ट हैं या जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, उनको वो मजा आए। मैंने तो एक टूर किया, वही पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला था, रमीज राजा बड़े गुस्से में निकले थे जब पाकिस्तान वो मैच हारा, लेकिन रमीज राजा ने बड़े सच्ची बातें की हमेशा की तरह। चंद्रेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपके साथ। और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने आज का सेशन देखा है, तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। हमने कोशिश किया है कि क्रिकेट पे ही रहें और क्रिकेट के आसपास ही घूमें, और बहरहाल जरूर हम आगे भी सेशन करेंगे। लेकिन चंद्रेश भाई, आखिर में मुझे लगता है कि एक्साइटिंग टाइम्स वेडनेसडे आ रहा है, जब तक ये रिलीज आज जब हम कर देंगे इस एपिसोड को, तो अगले 2 दिन में बड़ा मजेदार सूरत हाल होगी, और फिर हम जरूर उसको कहीं सोशल मीडिया पे भी डिस्कस कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। मैं चाहूंगा आपके चैनल को काफी लोग सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम आप चाहे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दें। हाँ जी। और उस चैनल का नाम काउ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट की बातें हो, अच्छी बातें हो, पॉजिटिव बातें हो, गेम चाहता है कि हम बात करें, क्योंकि हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए, 20 साल में ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से फुटबॉल खेले। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगेन आपका शुक्रिया चंद्रेश भाई, और देखने वालों का भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स, और स्पेशली चंद्रेश भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। कमाल डिस्कशंस होते हैं, मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। अगेन देखने वालों को शुक्रिया, और पसंद आए तो शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आप सबका शुक्रिया।